नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं आज की खबर। पश्चिम बंगाल में आज नई सरकार के गठन के लिए बीजेपी के विधायक दल की बैठक हो रही है और इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह, जो कि बंगाल के पर्यवेक्षक भी हैं, कोलकाता पहुंचे चुके हैं। उन्होंने यहां के दक्षिणेश्वर मंदिर में दर्शन भी किए हैं। बता दें कि कोलकाता में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक हो रही है और इस बैठक में ही सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। वहीं 9 मई को कोलकाता के परेड ग्राउंड में नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा। फिलहाल सीएम बनने की रेस में शुवेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे है। शुवेंदु ने ममता बनर्जी को भवानीपुर से हराया है और इसके अलावा वे नंदीग्राम से भी चुनाव लड़े हैं, यानी दोनों जगहों से पर्चा भरा और दोनों जगह से जीत दर्ज करी। वहां भी उनको बड़ी जीत मिली है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पहुंचे। आपको बता दें, बंगाल के बीजेपी के पर्यवेक्षक हैं और इस दौरान दक्षिणेश्वर मंदिर में पूजन अर्चन करी। और आपको बता दें, शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह ने दक्षिणेश्वर मंदिर में दर्शन किया, उसके बाद शुवेंदु अधिकारी की तस्वीरें। लगभग तय है शुवेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना और इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम वाली पॉलिसी भी बीजेपी जो है बंगाल में लागू करेगी। तो आपको बता दें, शुवेंदु अधिकारी होंगे मुख्यमंत्री और जिस तरह से आपको बता दें कि 2 डिप्टी सीएम की बात भी निकल के सामने आई है। हालांकि एक नाम सामने आ रहा है रूपा गांगुली का, इसके अलावा दूसरे नाम का अभी किसी तरह से सामने नहीं आया है। ये तस्वीरें जहां गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पहुंचे और दक्षिणेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन आरती की। और वहीं आपको बता दें, कल यानी 9 मई को ब्रिगेड मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा ब्रिगेड के परेड ग्राउंड में। ये तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं कोलकाता से, जहां पर कल शपथ ग्रहण समारोह की पूरी तैयारी हो चुकी है। समीर भट्टाचार्य ने कहा है कि कल सीएम 10 बजे शपथ लेंगे ब्रिगेड परेड ग्राउंड कोलकाता में और एक नया इतिहास लिखने की ओर, नया राजनीतिक इतिहास देखने को मिलेगा बंगाल की धरती पे। और वहीं आपको बता दें कि 1998 में जब बीजेपी ने वहां पे एंट्री की थी और उसके बाद एक लंबे अरसे के बाद अब जाके सत्ता हाथ में आई। वहीं आपको बता दें कि शुवेंदु अधिकारी जो है वो मुख्यमंत्री रहेंगे और इसके अलावा रूपा गांगुली का नाम है। एक महिला को डिप्टी सीएम बनाने की जिस तरह से बात आई थी, क्योंकि महिलाओं ने ही एक बड़ा बदलाव लाने के लिए जिस तरह से ये बदलाव लाए, उसमें एक महिला का भी एक हाथ है और इसको ही लेकर एक 2 डिप्टी सीएम वाली पॉलिसी भी बंगाल में देखने को मिलेगी। हालांकि दूसरे डिप्टी सीएम के नाम की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, वो एक सस्पेंस है। अब कल सुबह 10 बजे देखना ये होगा कि कौन डिप्टी सीएम और कितने मंत्री रहते हैं, मंत्रिमंडल को लेकर के क्या कुछ देखने को मिलेगा। ये भी दिलचस्प बना हुआ है बंगाल की राजनीति में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कोलकाता से। तो अब कोलकाता में कल होगा शपथ ग्रहण समारोह। आपको बता दें कि शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और इसके अलावा रूपा गांगुली को डिप्टी सीएम का पद दिया जाएगा। हालांकि दूसरा डिप्टी सीएम के नाम की घोषणा अभी नहीं हो पाई है। अमित शाह पहुंचे हैं, केंद्रीय पर्यवेक्षक है वहां पे बंगाल में और इसीलिए आपको बता दें कि जो मीटिंग हुई दल में और उसमें नए चेहरे का नाम आ गया है सामने। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा और इस दौरान शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और वहीं रूपा गांगुली को डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई जाएगी। हालांकि एक और डिप्टी सीएम का नाम सामने आएगा, लेकिन अभी सस्पेंस जो है उस पर बरकरार है। लेकिन 2 सीएम वाली थ्योरी जो है वो बंगाल में, डिप्टी सीएम वाली थ्योरी जो है वो बंगाल में देखने को मिलेगी। तो कोलकाता में शाह बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। सीएम के नाम का हो सकता है जल्द ही ऐलान हो सकता है। औपचारिकता बची है कि शुवेंदु अधिकारी जिस तरह से बीजेपी के साथ जुड़े और पूरी मेहनत बंगाल में करी और 2 जगहों से, भवानीपुर से ममता को हराया और नंदीग्राम से भी विजयी हुए। कहीं ना कहीं उनके ही नाम के ऐलान की घोषणा होनी है और जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, कल एक बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा बंगाल की सियासत को लेकर के। ब्रिगेड, कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 10 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और 2 डिप्टी सीएम वाली थ्योरी भी देखने को मिलेगी।
हालांकि रूपा गांगुली का नाम डिप्टी सीएम में है, एक महिला सीएम बनाना है, क्योंकि महिलाओं ने ही इस बदलाव के लिए बीजेपी को समर्थन दिया था। इस तरह से ग्राउंड रूट पे तस्वीरें सामने आ रही थी बड़े बदलाव के लिए। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह ने दक्षिणेश्वर मंदिर में किए दर्शन। मुख्य पर्यवेक्षक के तौर पे बंगाल पहुंचे हैं अमित शाह। और वहीं समेक भट्टाचार्य ने भी ये साफ तौर पे कह दिया है कि कल 10 बजे मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। हालांकि अभी ऐलान औपचारिक तौर पे नहीं रहा है, लेकिन इन सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे और रूपा गांगुली को डिप्टी सीएम के तौर पे शपथ दिलाई जाएगी। और कोलकाता से बड़ी खबर, ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा शपथ ग्रहण समारोह। कल 11 बजे से बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण होगा। और वहीं 2 उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, एक महिला उप मुख्यमंत्री भी हो सकती है। शपथ ग्रहण में पीएम मोदी, शाह भी शामिल होंगे। वहीं कई बीजेपी शासित राज्यों के सीएम भी आएंगे। बीजेपी शासित राज्यों के उप मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे कल के शपथ ग्रहण समारोह में। और इसको लेकर ब्रिगेड परेड में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। तो कल एक नए अध्याय का आरंभ देखने को मिलेगा ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कोलकाता में। यहाँ पश्चिम बंगाल की सियासत में एक नया सूर्य का उदय होगा। कल 11 बजे से आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा और वही 2 उप मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो आपको बता दें कि अभी नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन 2 डिप्टी सीएम वाली थ्योरी के चलते आपको बता दें कि एक महिला डिप्टी सीएम भी शामिल हो सकती हैं मंत्रिमंडल में। और क्योंकि महिलाओं ने जिस तरह से बढ़ चढ़ के बीजेपी को इस बार विजयी बनाया है और इसके चलते सूत्रों के हिसाब से 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक महिला उप मुख्यमंत्री भी हो सकती है। शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस आयोजन में, इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वहीं डिप्टी सीएम भी बीजेपी शासित राज्यों के वो भी शामिल होंगे। कोलकाता से बड़ी खबर, ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा। कल 11 बजे से बीजेपी सरकार का होगा शपथ ग्रहण। 2 डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं। 2 डिप्टी सीएम वाली थ्योरी देखने को मिल सकती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ कोलकाता से हमारी सहयोगी सहेली दास हमसे जुड़ी है। सहेली, जिस तरह से कल 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, एक भव्य आयोजन होगा, पश्चिम बंगाल की सियासत में एक नए सूर्य का उदय देखने को मिलेगा। क्या कुछ और ताजा अपडेट है शपथ ग्रहण को लेकर के? यहाँ पर विश्व कन्वेंशन सेंटर में आज विधायक दल की परिषदीय दल की बैठक है। यहाँ पर एक दल के जो उम्मीदवार है वो आ चुके हैं। हम देख सकते हैं कि सुकांत मजूमदार से लेकर जो शुभेंदु अधिकारी एक एक करके आ रहे हैं। और यहाँ पर उपस्थित होते हैं शपन दास गुप्ता और जो एक एक करके आ रहे हैं। हम अग्निमित्रा पॉल जो इस बार पूरी तरीके से जो लिस्ट है उम्मीदवार की लिस्ट में सबसे ज्यादा सबके नाम सबके जो चहीते हैं, मतलब जो मुख्यमंत्री के पद प्रार्थी शुभेंदु अधिकारी के जो लिस्ट में सबसे पहले के नाम आते हैं, उसके बाद ही अग्निमित्रा पॉल के नाम भी यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर भव्य तरीके से इस विश्व कन्वेंशन सेंटर को भी सजाया गया है। प्रोटोकॉल एक चिन्ह बनाया गया है, फूल से पूरी इस होटल को सजाया गया है। यहाँ पर एक एक करके जो उम्मीदवार है यहाँ पर आने लगे हैं। यहाँ पर शपन दास गुप्ता से लेकर शंकर घोष से लेकर जो एक एक करके जो उम्मीदवार आ रहे हैं वो अपने जो विधायक दल की जो बैठक है उसको लेकर बहुत ही जोश दिखा रहे हैं, पॉजिटिव एक वाइब दिख रही है उसके बदले में। अब देखिए मुख्यमंत्री कौन इसको लेकर कल्पना चल रहा है बीजेपी के अंदर में भी। अब जो पर्यवेक्षक जो ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है अमित शाह वो आ चुके हैं
अभी जो बैठक अभी तक तो शुरू नहीं हुआ है, और उसके बाद बैठक होने के बाद ही हमको पता चलेगा कि आज मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। पर सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए आज जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, जो मुख्यमंत्री नाम की घोषणा होगी, वो जो कैबिनेट होगा, कैबिनेट मंत्रियों को लेकर आज राज्यपाल लोक भवन जाएगा और वहां जाके कल शपथ ग्रहण को लेकर वो वहां के अनुमति मांगेगा, एक जो राज्यपाल के सामने अनुमति मांगेगा। अब देखने वाला विषय तो सबसे बड़ी खबर तो यही रहेगी कि शुभेंदु अधिकारी जो सबसे भावी टीम बनने की दौर पर सबसे पहला नाम उनका आता है, वो बनता है या फिर और किसी का नाम आता है। बिल्कुल सही, कहीं ना कहीं आपने अग्निमित्रा पॉल का नाम भी लिया है और कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी सबसे नंबर 1 पर है। लेकिन अगर हम देखें तो अग्निमित्रा पॉल और रूपा गांगुली का नाम भी कहीं ना कहीं चीजों में देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से सूत्र ये बता रहे हैं कि एक डिप्टी सीएम भी हो सकता है, यानी एक डिप्टी सीएम महिला हो सकती हैं, तो क्या इसमें अग्निमित्रा पॉल का नाम सबसे आगे चल रहा है या फिर रूपा गांगुली का? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कह रहे कि अग्निमित्रा पॉल की नाम ही सबसे पहले चल रही है, क्योंकि वो एक हुई है आसनसोल दक्षिण की, एक अदापुट नेत्री रह चुकी है, एमएलए रह चुकी है, वो लोकप्रिय व्यक्ति रह चुकी है। आसनसोल दक्षिण की हर एक गली मोहल्ले की बात कीजिए, आसनसोल दक्षिण की हर एक लोग जो है। सहेली, जहां तक जानकारी सामने आ रही है, समीक भट्टाचार्य नाम जो है वो रखेंगे शुभेंदु अधिकारी का आगे नाम सीएम को लेकर के, और सीएम के नाम पे सिर्फ शुभेंदु अधिकारी का ही नाम होगा और उसे समीक भट्टाचार्य जो है प्रस्ताव जो है समीक भट्टाचार्य रखेंगे। इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? देखिए, समीक भट्टाचार्य एक राज्यसभा सांसद है, वो राज्य सभापति भी है। अब देखने वाली विषय तो ये रहेगा कि वो एक काम इंसान है, वो जो राज्य के जो भी सभापति रहेंगे तो उनके नाम भी लिस्ट में शामिल है। पर शुभेंदु अधिकारी है, राज्य सभापति समीक भट्टाचार्य जी है, पर जी है, एक एक करके सबका नाम तो है। पर देखने वाले विषय तो ये रहेगा कि एक एक नाम के ऊपर कौन से नाम के ऊपर श्रीमोहर पड़ेगा, आज अमित शाह आकर वो डिसाइड करेगा। बिल्कुल चलिए, और कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी जो है हमेशा एक जिस तरह से लोगों का नई चीजें देखने को मिलती है, शुभेंदु अधिकारी क्योंकि जिस तरह से जानकारी आ रही है कि समीक भट्टाचार्य उनका नाम आगे रखेंगे, लेकिन जिस तरह से देखा गया है कि अन्य राज्यों में जहां जहां बीजेपी जीतती है टू डिप्टी सीएम थ्योरी को लेकर के, और एक सरप्राइज देती है, कहां से सीएम निकल के आता है, जैसे हमने अगर मध्य प्रदेश में देखा होगा, राजस्थान में देखा होगा, बंगाल में हालांकि जिस तरह से ये देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन डिप्टी सीएम के नामों को लेकर के भी हम देखें तो कहीं ना कहीं जानकारी सामने आ रही है, एक महिला भी हो सकती है। तो इसमें क्या अग्निमित्रा पॉल होंगी, रूपा गांगुली होंगी, या कोई एक अलग चेहरा निकल के सामने आएगा? देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी खबर तो ये रहती है कि डिप्टी सीएम जो सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री के साथ एक उप मुख्यमंत्री कोई महिला चेहरा मिलेगा या फिर कोई नया चेहरा मिलेगा, जो लिस्ट में नाम है उनसे भी ज्यादा उनसे हटकर कोई नाम आएगा। सबसे बड़ी कोशिश तो सबसे बड़ी प्रश्न तो यही रहता है कि देखिए रूपा गांगुली की एक मृत्यु रह चुकी है, तो अब देखने वाली विषय रहेगा कि रूपा गांगुली कैबिनेट मिनिस्टर बनती है उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अब प्रश्न तो यही रह जाता है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री के दौर पर अग्निमित्रा पॉल की भी नाम आता है, तो अब उप मुख्यमंत्री में अग्निमित्रा पॉल रहता है या फिर रूपा गांगुली जो एक दापोटे नेत्री, दोनों ही दापोटे नेत्री है। पर इस दौर पर कौन रेस जीतता है, अब यही देखने वाले विषय रहेगा। अब उस रेस में शिलमोहन कौन से नाम पे पड़ता है, वही देखने वाले विषय रहेगा। बिल्कुल, ये देखने वाला और दिलचस्प होगा बंगाल की सियासत में कि अगर डिप्टी सीएम थ्योरी लागू होती है तो कौन उसमें शामिल होता है। शुभेंदु अधिकारी का नाम समीक भट्टाचार्य जो है वो प्रस्ताव रखेंगे उनके नाम का, ये भी खबर सामने निकल के आ रही है। अगर तैयारियों की बात कर ली जाए, क्योंकि सैली ये कहा जा रहा है, खबर निकल के सामने आ रही, कई राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे, तो उसको लेकर तैयारी, क्योंकि पहली बार बीजेपी जो है बंगाल में अपने झंडा गाड़ चुकी है और एक बड़ा समारोह है, ऐतिहासिक समारोह के तौर पे उसको प्रस्तुत किया जा रहा है, तो इस पर क्या कुछ अपडेट मिल रहा है?
देखिए, रेड रोड पूरी तरीके से सज चुका है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए हेलीपैड सजाया गया है। पूरी ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में एसपी जी आ चुके हैं और हर एक चीज बाखूबी तरीके से सजाया गया है। मैं जो देख रही हूँ मेरे सामने, मैं जो होटल में अभी खड़ी हूँ विक्सी बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में, पूरी भव्य तरीके से फूलों से सजाया गया है। कमल के फूल खिले हैं यहाँ पर, कमल के फूल सजाया गया है और पूरी तरीके से लाइटिंग जो वहां पर है, मतलब जहां पर ये नया संसद गठन होगा, नया सरकार जहां से चलेगा। देखिए, पिछले 15 साल जहां से सरकार चला है नवान्ना, उस नवान्न से सरकार चला है, पर उस नवान्न से इस सरकार मतलब बीजेपी सरकार जो नया सूर्योदय होने जा रहा है वहां से नहीं चलेगा। यहाँ से कहा दिया गया है कि नवान्न मतलब राइटर्स बिल्डिंग से फिर से ये सरकार चलेगा। तो उस राइटर्स बिल्डिंग को फिर से एक बार रिकॉन्स्ट्रक्शन किया जा रहा है, उस तरीके से कामकाज चालू हो गया है और उस राइटर्स बिल्डिंग को भी पूरी तरीके से लाइटिंग किया जा रहा है, पूरी तरीके से कामकाज चालू हो चुका है। पर सबसे बड़ी खबर तो यही आ रही है कि जब तक कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं होता है तब तक विधानसभा की एनएक्स बिल्डिंग में ये सरकार मुख्यमंत्री के जो कामकाज है वो चलेगा। पर अभी तक हमारे पास सूचना मार्फत जो खबर आ रहा है कि 6 महीने लगेगा वो कंस्ट्रक्शन खत्म होने के लिए और 6 महीने के बाद राइटर्स बिल्डिंग जो ऐतिहासिक मतलब राजनीति के इतिहास में सबसे बड़ी एक ऐतिहासिक रचना जहां से रची हुई थी, जहां से ज्योति बसु से लेकर मुख्यमंत्री प्राक्तन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने सरकार चलाया था, वहीं से फिर से एक बार भाजपा ने भी यहाँ से सरकार चलाएगा। उस राइटर्स बिल्डिंग से एक चलिए, आपको रोकना चाहेंगे, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर अमित शाह का काफिला जो है वो पहुंच रहा है विधायक दल की बैठक जहां होनी है। और ये तस्वीरें सीधे तौर पे हम दिखा रहे हैं, अमित शाह जो है वो निकल चुके हैं विधायक दल की बैठक को लेकर के और कुछ ही पल में नाम की घोषणा हो जाएगी, औपचारिकता जो है वो पूरी हो जाएगी, विधायक दल की बैठक होगी। ये तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं, सीधे देख सकते हैं आप जिस तरह से अमित शाह अब निकल चुके हैं विधायक दल की बैठक को लेकर के। सहली, क्या आप कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से चीजें देखने को अमित शाह निकल चुके हैं, कितनी समय बाकी है ऐलान को लेकर के? अगर हम देखें कि शाम तक ऐलान इसको हो जाएगा, इसको लेकर के 3 बजे से बैठक होने की बात हुई थी, पर धीरे धीरे एक एक करके विधायक जो नव निर्वाचित जय विधायक आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे थे। अमित शाह भी आ रहे हैं, कुछ दिन में वो पहुंच जाएंगे और कुछ ही घंटों की देरी है, कुछ ही घंटों बोलना सही नहीं होगा, कुछ मिनटों की देरी है और हमको हमारी नई मुख्यमंत्री मिल जाएगी। नई कैबिनेट में कौन से पद के मंत्री बनने जा रहे हैं वो मिल जाएंगे हमको और पूरी तैयारी भी हो चुकी है और अमित शाह आने पर ही हमको मिल जाएंगे। देखिए, पूरी तरीके से ये माहौल सज चुका है, हम देख सकते हैं अमित शाह आने की ही देरी है और उनके आने पर ही हमको तब जाने को मिल जाएगा कि जितनी भी जल्पना थी, जितनी जल्पना लेकर हम चल रहे थे ये बनेंगे, जितनी भी लिस्ट में नाम जारी हुई थी, अग्निमित्रा पॉल, शुभेंद्र अधिकारी, स्वपन दास गुप्ता, श्रमिक भट्टाचार्य से लेकर जितनी भी नाम है, उस नाम को छोड़कर कौन से नाम सबसे ऊपर आता है, कौन से नाम के ऊपर शिलमोहर पड़ता है, अब वही देखना बाकी है और कुछ ही मिनटों की देरी है। बिल्कुल, कुछ ही मिनटों की देरी है। अब अमित शाह जो है मुख्य पर्यवेक्षक के तौर पर बंगाल पहुंचे हैं और निकल चुके हैं जहां मीटिंग स्थल की ओर और बैठक जहां होगी वहां पर कुछ ही पल में अब ऐलान, औपचारिकता जो है वो हो जाएगी। और जिस तरह से श्रमिक भट्टाचार्य जो हैं वो प्रस्ताव रखेंगे शुभेंदु अधिकारी के नाम का मुख्यमंत्री के लेकर के। अगर सहली बात करें मंत्री पदों को लेकर के, तो किन किन का नाम मंत्रिमंडल में आ सकता है और किनको कौन सी जिम्मेदारी मिल सकती है मंत्री पद पर लेकर? क्या इसकी कोई सुगबुगाहट वहां देखने को मिल रही है? जी देखिए, जहाँ पर हम देख सकते हैं तथ्य संस्कृति मंत्री बन सकते हैं, जो रुद्रनील घोष है उनको तथ्य संस्कृति मंत्री बना सकते हैं और मानव भूया है उनको भी एक पीएमओ बना सकते हैं। अब देखने वाली विषय है कि इस नामों की लिस्ट में बहुत ही नाम है, पर अभी जल्पना जारी है। जल्पना को लेकर जल्पना में ईटी डालने के लिए ही अमित शाह आए हैं। अब जल्पना में आए हैं, अब कुछ मिनटों की देरी है। इस कैबिनेट में कौन कौन से नामों पर सिलमोहर पड़ता है अब यही देखना बाकी है। कैसे
इंद्रनील झा यहाँ पर उपस्थित है, कैबिनेट मिनिस्टर में इनकी नाम भी यहाँ पर उठ सकते हैं। रूपा गांगुली जिसके नाम इस दौरे पर उप मुख्यमंत्री के नाम पर भी उपस्थित है और कैबिनेट में भी उनके नाम, मतलब मंत्रिमंडल में भी उसके नाम है, सोचा है, जहां पर रुद्रनील घोष के नाम है, सपन दास गुप्ता जी की नाम है, शंकर घोष के नाम है। एक एक दापुटे नेता है, एक एक जगह से वो लोग लोकप्रिय नेता है। अब देखने वाली तो विषय यही रहेगा कि इस कैबिनेट में कौन कौन से नाम ऊपर तक आते हैं और कौन कौन सी पद की मंत्री बनते हैं। बिल्कुल, कहीं ये दिलचस्प होगा कि किनको जगह मिलती है। लेकिन एक सवाल और निकल के आता है सैली, क्योंकि महिलाओं ने इस बदलाव में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। हम लगातार देखते आ रहे ग्राउंड रूट पे इसको महिलाओं ने बढ़ चढ़ के बीजेपी को सपोर्ट किया है। तो क्या कैबिनेट में महिलाओं की संख्या इस बार ज्यादा देखने को मिलेगी? देखिए, हम अगर भाजपा के प्रचार की बात करें, भाजपा के प्रचार में सबसे बड़ी बात तो यही थी कि महिला की आरक्षण, महिला की सुरक्षा को लेकर महिलाओं को सामने रखा गया था। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लीगलगंज से जो रेखा पात्र है, और अगर हम देखें तो वो एक आम इंसानों को सामने रखकर ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो वो विधायक भी बने हैं, रेखा पात्र से लेकर एक साधारण कर्मी जो घर घर जाकर काम करते थे, वो भी इस बार एमएलए बने हैं। तो उनको भी इस बार विधायक दल की विधायक मंडली में शामिल है। अब वो भी मंत्री बन सकते हैं, पर तभी संभावना के तौर पर है। पर इस बार इस संभावना पर शिलमोहर लगता है या नहीं, इस बार ही देखने के विषय तो यही है। क्योंकि देखिए, महिला सुरक्षा, महिलाओं के ऊपर, महिलाओं के प्रचार पे भाजपा ने प्रचार पे महिलाओं को बहुत सारे विषयों के ऊपर सामने रखा है। और देखने वाली विषय तो यही रहेगा कि इस बार भाजपा द्वारा आयोजित इस मंत्री सभा के बैठक में क्या हो सकता है, विधायक दल की बैठक में क्या क्या विषय सामने आता है, और मंत्री सभा में कौन कौन किस पद की मंत्री बनते हैं। बिल्कुल सहेली, ये देखने वाली बात होगी कि क्या महिलाओं को लेकर सरकार का विजन है, क्योंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट किया था, महिलाओं ने पूरी तरह से जिस तरह से सपोर्ट किया था और बीजेपी के लिए एक नई जगह जो है वो देखी गई थी। और अब कुछ ग्राफिक्स के जरिए बंगाल की चीजों के बारे में हम आपको बता देते हैं। ग्राफिक्स को देखिए, और ये ग्राफिक्स जरिए आपको बता रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी को जान लेते हैं। 1995 में कांग्रेस से पार्षद बने थे, यानी कि आपको बता दें 2006 में कंठी दक्षिण से टीएमसी से विधायक बने थे। इसके अलावा 2007 में नंदीग्राम में बड़ा प्रदर्शन भी उन्होंने किया था, और इसके बाद लेफ्ट सरकार के विरोध में ममता बनर्जी के साथ मिलकर प्रदर्शन किया था, यानी कि ममता ने पार्टी में बढ़ाया था कद, और इसी के बाद जब ममता के साथ रहे तो कद उनका बढ़ाया गया। लेकिन 2009 में तामलुक से टीएमसी के टिकट पर सांसद भी चुने गए, यानी पार्षद, विधायक और सांसद का भी सफर तय किया। इसके बाद 2016 में नंदीग्राम से टीएमसी के टिकट पर विधायक लड़े, ममता सरकार में मंत्री तक जो है वो बनाए गए थे। एक सफर जो है ये हम आपको शुवेंदु अधिकारी का बता रहे हैं। 2020 में मंत्री पद छोड़ा और उसके बाद से बीजेपी ज्वाइन की। इसके अलावा 2021 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर नंदीग्राम से ममता को हराया, बीजेपी में कद बढ़ा, और इसके अलावा 2021 से जो है टूर जो है वो शुरू हो गई थी। 2026 में ममता को भवानीपुर से भी हराया था, यानी कि, और इसके अलावा घुसपैठिए बांग्लादेशी मुसलमानों कट्टर पर विरोधी छवि जो है वो देखने को मिली थी। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बंगाल की सियासत से जुड़ी बता दें, शुवेंदु अधिकारी होंगे अगले बंगाल के सीएम। होटल से कन्वेंशन सेंटर के लिए निकले अमित शाह। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, शुवेंदु अधिकारी ही होंगे बंगाल के नए सीएम। बड़ी खबर बंगाल की सियासत जुड़ी हुई, होटल से कन्वेंशन सेंटर के लिए निकले अमित शाह। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शुवेंदु अधिकारी ही होंगे बंगाल के सीएम। तो अमित शाह जो कि पर्यवेक्षक हैं और वो पहुंच चुके हैं कन्वेंशन सेंटर की ओर, निकल चुके हैं, क्योंकि अमित शाह जो है पर्यवेक्षक बनाए गए थे बीजेपी के बंगाल के। और समीक भट्टाचार्य जो है प्रस्ताव रखेंगे मुख्यमंत्री के नाम के तौर पे शुवेंदु अधिकारी का। और वहीं जिस तरह से सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने निकल के आ रही है कि शुवेंदु अधिकारी ही नए मुखिया होंगे बंगाल के। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे शुवेंदु अधिकारी से जुड़ी हुई। और इससे पहले ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि जिस तरह से क्या इतिहास रहा है शुवेंदु अधिकारी का। पहले टीएमसी से पार्षद, फिर विधायक, फिर सांसद, फिर विधायक, मंत्री बने, और उसके बाद फिर
अलग हुए, 2020 से अलग हुए, 21 में हराया और उसके बाद अब एक बार फिर से नंदीग्राम और भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराने के बाद एक अपना उन्होंने सियासत में बड़ा रुख अपनाया है। बड़ी खबर इस वक्त की सूत्रों के हवाले से आपको बता दें, होटल से कन्वेंशन सेंटर के लिए अमित शाह निकले हैं और शुवेंदु अधिकारी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। जिस तरह से सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है, कुछ ही पल में औपचारिक ऐलान जो है वो हो जाएगा। तो थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक में यह ऐलान हो जाएगा। औपचारिकता जो है महज बाकी हुई है। थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक में होगा ऐलान। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, शुवेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के सीएम। सूत्रों के हवाले से जिस तरह से ये जानकारी आ रही है, थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक में ऐलान होना है। और आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कि बंगाल के पर्यवेक्षक भी हैं, वो होटल से कन्वेंशन सेंटर की ओर निकल चुके हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, उनका काफिला कन्वेंशन सेंटर की ओर बढ़ चला है। थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक होगी और समीक भट्टाचार्य प्रस्ताव रखेंगे मुख्यमंत्री के नाम का, और उस नाम में शुवेंदु अधिकारी का नाम जो है प्रस्ताव के तौर पे रखेंगे। और कुछ ही पल में विधायक दल की बैठक में यह बड़ा ऐलान होगा कि पश्चिम बंगाल की सियासत का सर्वे सर्वा कौन होगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से शुवेंदु अधिकारी का नाम जो है वो सामने आ रहा है कि वो अगले मुख्यमंत्री होंगे पश्चिम बंगाल के। बड़ी खबर इस वक्त की शुवेंदु अधिकारी से जुड़ी आपको बता रहे, बंगाल के वो नए सीएम हो सकते हैं। थोड़ी देर में कुछ ही पलों का इंतजार है, विधायक दल की बैठक में बड़ा ऐलान होना है। तो शुवेंदु अधिकारी ही बंगाल के अगले सीएम होंगे। कुछ ही पल में विधायक दल की बैठक में यह ऐलान हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री और बंगाल के पर्यवेक्षक अमित शाह निकल चुके हैं कन्वेंशन सेंटर की तरफ और आपको कुछ ही पल का इंतजार है। सामने आ जाएगा कि किस तरह कौन होगा बंगाल का मुख्यमंत्री। और इसके अलावा यह भी पता चल जाएगा क्या 2 डिप्टी सीएम वाली थ्योरी भी देखने को मिलेगी और क्या उसमें एक महिला मुख्यमंत्री का नाम भी सामने आएगा। जिस तरह से सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर बंगाल की सियासत से, कल बंगाल के ब्रिगेड परेड मैदान में 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। बंगाल की सियासत का एक नया सूर्य देखने को मिलेगा, एक नई राजनीति का नया सूर्य जो है वो उदय होगा। और जिस तरह से बीजेपी ने मेहनत करी और खासतौर से शुवेंदु अधिकारी की हमने जानने के लिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताया था कि शुवेंदु अधिकारी का राजनीतिक सफर कैसा रहा, टीएमसी के साथ रहे, किस तरह से पार्षद, विधायक और इसके बाद सांसद तक पहुंचे, मंत्री बने, लेकिन 2020 से टीएमसी से लगाव हुआ और बीजेपी की तरफ बढ़े और उसके बाद लगातार कद बढ़ता गया। तो शुवेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के अगले सीएम। कुछ ही पलों में विधायक दल की बैठक में यह ऐलान हो जाएगा। और इसके अलावा यह भी तस्वीर साफ हो जाएगी क्या 2 डिप्टी सीएम वाली जो थ्योरी है वो भी बंगाल में देखने को मिलेगी। जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही थी कि 2 डिप्टी सीएम भी बीजेपी बंगाल में रखेगी और इसके अलावा बनाएगी। और आपको बता दें इसमें एक महिला डिप्टी सीएम भी हो सकती है, जिस तरह से नाम सामने आ रहे थे। समीक भट्टाचार्य नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव रखेंगे, शुवेंदु अधिकारी के नाम का प्रस्ताव जो है वो रखेंगे। और थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक में औपचारिकता के तहत ऐलान जो है वो हो जाएगा। एक बड़ा ऐलान सामने निकल के आएगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से मोहर पहले ही बताई जा रही है कि शुवेंदु अधिकारी पे लगी है और सबसे ज्यादा रेस में उन्हीं का नाम जो है वो आगे चल रहा है। लेकिन अभी विधायक दल की बैठक हो रही है और थोड़ी देर में इसका ऐलान हो जाएगा। बंगाल के पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं होटल से कन्वेंशन सेंटर की ओर। उनका काफिला बढ़ चुका है। कुछ ही पल में बैठक होगी। कुछ पलों का इंतजार है और यह देखना होगा कि बंगाल की बागडोर किसके हाथ पे जाती है। बड़ी खबर इस वक्त की बंगाल की सियासत से जुड़ी आपको बता रहे हैं, शुवेंदु अधिकारी ही होंगे बंगाल के नए सीएम। कुछ ही पलों में इसका ऐलान विधायक दल की बैठक में होगा। समीक भट्टाचार्य जो है सीएम के नाम का प्रस्ताव रखेंगे और जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है शुवेंदु अधिकारी के नाम का प्रस्ताव वो रखेंगे और इसके बाद ऐलान, औपचारिकता जो बची है मात्र वो हो जाएगा कि आखिर बागडोर बंगाल की किसके हाथ में दी जाएगी। और इसके अलावा कल 11 बजे ब्रिगेड परेड मैदान में एक अलग ही शपथ ग्रहण समारोह का नजारा देखने को मिलेगा। और यह भी देखने को मिलेगा कि क्या डिप्टी सीएम वाली जो थ्योरी है 2 डिप्टी सीएम वाली वो भी देखने को मिलेगी। कौन होगा उसमें, क्या महिलाएं होंगी या फिर और कौन नाम जो है वो जिस तरह से सामने आ रहे थे उनका नाम रहेगा। ये तमाम अटकलें अब
में विराम लगने वाला है। इन तमाम अटकलों पर थोड़ी देर में ही विराम जो है वो लग जाएगा और कल जब ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसकी एक अलग ही छटा जो है वो देखने को मिलेगी। और इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों का मिलना जुलना जो है शुभेंदु अधिकारी के आवास पे लगा हुआ है और जिस तरह से मेहनत करी, बीजेपी के लिए एक किला बनाया, टीएमसी से आए, टीएमसी से पार्षद बने, फिर विधायक बने, फिर सांसद बने, उसके बाद मंत्री पद तक प्रमोशन हुआ, कद बढ़ा और इसके बाद 2020 से खट्टास शुरू हुई और वो खाई इतनी बढ़ गई कि 2026 में दोनों सीटें यानी भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराया और 21 में जब नंदीग्राम में भी हराया था, वो दोनों सीटें जीते और एक अपना कद जो है वो साफ तौर पर उनका देखने को मिला। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे के तौर पे समिक भट्टाचार्य जो है आरएसएस पृष्ठभूमि और संगठनात्मक पकड़ रखते हैं। इसके अलावा सर्वसम्मति बनाने वाले नेता के रूप में देखे जाते हैं समिक भट्टाचार्य। दिलीप घोष पश्चिम बंगाल में भाजपा विस्तार के प्रमुख रणनीतिकार के तौर पर इनको देखा जाता है। जमीनी स्तर के मजबूत संगठन करता है, कार्यकर्ताओं के बीच अत्यधिक लोकप्रिय नेता हैं दिलीप घोष। इनमें भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी के बाद बड़े जनाधार के तौर पे भी इनको देखा जाता है। अग्निमित्रा पॉल फैशन डिजाइनर से राजनीतिक बनी है, ये इनका सफर रहा है। भाजपा की सबसे चर्चित महिला नेताओं में से एक नाम है अग्निमित्रा पॉल का। मीडिया में प्रभावशाली उपस्थिति भी रही है और जिस तरह से इनका नाम जो है सीएम की रेस में भी देखने को मिला था, स्पष्ट वक्तव्य शैली के लिए भी पहचानी जाती हैं। और इसके बाद दूसरी महिला नेता है रूपा गांगुली, वरिष्ठ अभिनेत्री और पूर्व ये रही हैं नेता। रूपा गांगुली बंगाल में व्यापक पहचान रखने वाली लोकप्रिय नेता रही हैं। विशेषकर शहरी मतदाताओं के बीच रूपा गांगुली की मजबूत पकड़ देखने को मिलती है। शंकर घोष उत्तर बंगाल के भाजपा के उभरते हुए नेता हैं, ये भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं संभावित चेहरों में। सिलीगुड़ी क्षेत्र में टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं को इन्होंने चुनौती दी थी, चुनौती देकर अपनी मजबूत राजनीतिक पहचान भी बनाई थी। शंकर घोष उत्तर बंगाल की राजनीति में भाजपा का सबसे महत्वपूर्ण चेहरा है। और अब बात करते हैं स्वपन दास गुप्ता की। वरिष्ठ पत्रकार से राजनीतिक बने हैं, भाजपा नेतृत्व के करीबी माने जाते हैं स्वपन दास गुप्ता। ये भी संभावित चेहरे हो सकते हैं मंत्रिमंडल में। नीतिगत मामलों और रणनीतिक और राजनीतिक समझ के लिए ये जाने जाते हैं। लोकप्रिय बंगाली अभिनेता और भाजपा के सक्रिय प्रचारक रहे हैं रुद्र नील घोष, ये भी मौजूद हो सकते हैं। मीडिया में मजबूत इनकी उपस्थिति है। मंत्रिमंडल में संभावित चेहरों में एक और नाम सामने आया है। शहरी युवाओं के बीच इनकी अच्छी पकड़ के लिए ये जाने जाते हैं। इंद्रनील खान चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े पेशेवर है और कोलकाता के उभरते हुए भाजपा नेता है। मंत्रिमंडल में यह भी संभावित चेहरा हो सकता है। स्वास्थ्य प्रशासन और जनसेवा से जुड़े मुद्दों पर ये सक्रिय रहते हैं। हो सकता है स्वास्थ्य विभाग इनको मिल सकता है अगर ये सम्मिलित होते हैं। जगन्नाथ चट्टोपाध्याय संगठनात्मक रूप से मजबूत है। वैचारिक पकड़ और विधायी अनुभव जो है इनको मजबूत होता है। तो ये आप देख सकते हैं प्रशासनिक और विकास संबंधी भूमिकाओं के लिए ये उपयुक्त हैं। ये चेहरे हैं और ये समिक भट्टाचार्य हमने बताया वर्तमान पश्चिम बंगाल जो है वो देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, ये तस्वीरें जो है साफ तौर से हमने आपको दिखाई हैं कि किस तरह से कौन कौन से संभावित चेहरे हो सकते हैं। और हमारे साथ बंगाल की सियासत को लेकर प्रदीप विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सहेली दास सहेली हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेशनल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस तरह से प्रदीप जी बस थोड़ी समय का बचा हुआ है बंगाल की सियासत में, औपचारिकता के तौर पे बागडोर किसके हाथ में होगी ये ऐलान हो जाएगा। वर्तमान में जो परिप्रेक्ष्य बना हुआ है बंगाल की सियासत को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल देखो कुलभूषण, जो हम लोग शुरू से ही कह रहे हैं, दावेदारी तो सबसे ज्यादा शुभेंदु अधिकारी की है, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि 2 बार उन्होंने मुख्यमंत्री को हराया है। जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनको हराया है और इस बार भवानीपुर से हराया है। पिछली बार भी उनको 2021 में भी चुनाव में हराया था। तो उनकी दावेदारी जाहिर सी बात है कि ज्यादा बनती है और पूरा कैंपेन उन्होंने अपने दम पर आगे बढ़ाया था, तो उनकी दावेदारी ज्यादा है। लेकिन हम तब तक कंफर्म नहीं कर सकते हैं जब तक कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं वो चिट ना निकाल दे जिस चिट के जरिए वो इन सब चीजों को करती है। एक नाम मैं और जोड़ना चाहूंगा, हमारे चैनल पे तमाम सारे नाम चल रहे हैं। एक नाम और जो कि हम नॉर्थ बंगाल है, यूं तो वेस्ट बंगाल है, लेकिन वेस्ट बंगाल का जो नॉर्थ एरिया है, नॉर्थ बंगाल है, वहां से एक चेहरा सामने निकल करके आ सकता है उप मुख्यमंत्री के रूप में। वो है
निश्चित प्रमाणिक एक ऐसा चेहरा है जो कि नॉर्थ बंगाल से आते हैं और वो उप मुख्यमंत्री के रूप में उनको देखा जा रहा है। आपने ठीक बताया कि एक महिला के रूप में हम पॉल को देख सकते हैं क्योंकि वो प्रवक्ता रही हैं और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस भी इस समय महिलाओं पर है। आदि आबादी के लिए वो काम कर रहे हैं, 33% आरक्षण देने का अभियान चलाया है उन्होंने, तो उसको लेकर के और मैसेज सही जाए क्योंकि अब तक 21 स्टेट में जो भारतीय जनता पार्टी के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, उसमें से मात्र एक मुख्यमंत्री है, वो है दिल्ली की मुख्यमंत्री है। तो ऐसे में ये मैसेज गलत जा रहा था अब तक कि भारतीय जनता पार्टी बात तो करती है महिलाओं की, देश की आधी आबादी की, लेकिन उनके पास जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफी कम है। प्रदीप जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, सहेली की तरफ जरा चल लेते, कुछ अपडेट निकल के सामने आ रहा है। जी सहेली, क्या इस समय माहौल है वहां का जहां पर आप मौजूद है? देखिए, इस समय माहौल काफी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक एक करके विधायक के जो भी बाकी थे वो आ चुके हैं। मैंने मतलब जो भी बाकी विधायक, जय विधायक है, वो आ चुके हैं। अभी अमित शाह भी यहाँ पर आने वाले हैं। पूरी तरीके से यहाँ पर भव्य तरीके से सजाया गया है और बैठक सिर्फ शुरू होने वाले हैं और कुछ मिनटों की बाकी है और हमें हमारे जो चेहरे हैं, मतलब जो नए भावी चेहरे हैं, वो मिल जाएंगे। और प्रदीप जी जो कह रहे थे और आप जो कह रहे थे कि मतलब शुभेंदु अधिकारी जो सबसे उम्मीदवार, मतलब भावी मुख्यमंत्री की प्रार्थी जो है, जो 2021 में भी हमारे जो सीएम है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कैप्टन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया था 1956 वोट से। इस बार भी वो भवानीपुर से 15,000 से भी ज्यादा वोट से उनको हराया है। पूरी ठीक है सैली, मैं आपकी तरफ आता हूं, वापस आपके तरफ वापस जाता हूं। प्रदीप जी की तरफ जरा चल लेते हैं, मैं आता हूं आपकी तरफ थोड़ी देर में। प्रदीप जी, जिस तरह से बातचीत हो रही थी और आप भी अपनी बात कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ अगर समय से देखें तो बीजेपी एक सरप्राइज अटैक के लिए बड़ा जाना जाती है। एक सरप्राइज तौर पर चेहरा सामने निकाल आती है, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर ले, चाहे राजस्थान की बात कर ले, और जब तक ऐलान नहीं हो जाए तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा 1% डाउट रहता है कि शुभेंदु अधिकारी के अलावा क्या पता कोई एक सरप्राइज चेहरा सामने निकल के आ जाए। क्या कहेंगे आप? मुझे लगता नहीं है कुलभूषण की भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा रिस्क लेगी कि शुभेंदु अधिकारी को नाराज करे। दो बस सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हराना, एक बार नहीं 2 बार हराना और पूरा बंगाल का चेहरा होना, तो मुझे लगता है कम चांसेस लगते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी को भी सरप्राइज कर सकती है, लेकिन अगर हम पिछले थोड़े समय की अगर हम बात करें, उनका जो सरप्राइजिंग एलिमेंट था वो अब कम होता जा रहा है और जो मीडिया परसेप्शन दिखाता है उस पर मुहर भी लग जाती है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना करीब करीब तय है। अब मामला यह है कि 2 मुख्यमंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे कि 3 उप मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, एक महिला का होना जरूरी है क्योंकि महिलाओं को संदेश देना है। दूसरा, एक दलित का, आदिवासी का मुख्यमंत्री भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर आदिवासी का मुख्यमंत्री भी हो सकता है। वो चेहरा कौन होगा? और एक महिला का चेहरा। तो कुल मिलाकर के 3 चेहरे इस समय नजर आ रहे हैं कि 3 उप मुख्यमंत्री बनेंगे या 2 उप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि कभी कभी 4 उप मुख्यमंत्रियों की बात भी कर्नाटक में की गई थी। लेकिन फिलहाल जो अभी तक ट्रेंड चल रहा है 2 उप मुख्यमंत्री का, तो हम कह सकते हैं उसमें एक नाम। प्रदीप जी, थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको क्योंकि मैं तो टू डिप्टी सीएम थ्योरी तक था, आपने 3 बोल दिया। क्या रीता सिंह का भी नाम जो है वो रेस इस लिस्ट में है? क्योंकि आप 3 बोल रहे हैं तो मुझे रीता सिंह का नाम आया। जी बिल्कुल, यूं तो अगर हम कहें कुलभूषण, तो रूपा गांगुली भी है और भी बाकी चेहरे हैं जो उप मुख्यमंत्री के लिए भी है। लेकिन मुझे लगता है कि इन सबको, क्योंकि रूपा गांगुली भी एक बड़ा फेस है, बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का और एक्टर भी नहीं है, तो इस लिहाज से उनका नाम भी काफी आगे चल रहा है। लेकिन हो सकता है कि इन लोगों को कैबिनेट में जगह दी जाए, लेकिन उप मुख्यमंत्री के लिए बड़ा सोच समझ करके करना पड़ेगा। नॉर्थ बंगाल का जो एरिया, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए वहां से एक व्यक्ति को लाया जा सकता है और उसमें निश्चित प्रमाणिक का नाम हो सकता है। इसी तरीके से अग्निमित्र। प्रदीप जी, मैं आता हूं आपकी तरफ, सहेली की तरफ जरा बोल लेते हैं। लेकिन इन मामले में जब तक भारतीय जनता पार्टी लिस्ट जारी न करे, फाल्गुनी पात्रा का नाम भी सामने आ रहा है। प्रदीप जी, क्या आपको लगता है वो भी सीएम या फिर डिप्टी सीएम की रेस में है?
फाल्गुनी पात्रा का नाम भी सामने आ रहा है, अगर महिलाओं की बात करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि देखिए महिलाओं को तरजीह देना ही पड़ेगा, क्योंकि बार बार अगर आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, 21 राज्यों में आपकी सरकार है, वहां पर सिर्फ एक मुख्यमंत्री है, इसको बंगाल को मिलाकर के आपके पास में 22 राज्य हो जाएंगे, लेकिन फिर भी एक ही मुख्यमंत्री रहेगा। ऐसे में एक उप मुख्यमंत्री को तो देना ही पड़ेगा जो ये मैसेज दे कि शायद उनको ग्रूम करेंगे। जैसे राजस्थान में हमने देखा, राजस्थान में सिंधिया को हटा करके एक नई जो राजघराने की लेनी है, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया और ये कहा गया इनको ग्रूम कर रहे हैं, आगे उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो इस तरीके आगे चल रही है। रूपा गांगुली भी हो सकती हैं, और जो एक नाम आपने बताया वो नाम भी काफी चर्चा में है, वो भी एक उप मुख्यमंत्री हो सकती है। बिल्कुल। प्रदीप जी, मैं आता हूं आपकी तरफ। सहली, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि प्रदीप जी ने 3 और 4 डिप्टी सीएम की बात कही है, और क्या फाल्गुनी पात्रा और रीता सिंह भी जो हैं, ये भी इनका भी नाम रेस में है? मैं आपसे जानना चाहूंगा। जी सहली, आपको रोकना चाहूंगा। इसी बीच बड़ी खबर एक आ गई है, शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए मुख्यमंत्री। थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक में होगा ऐलान। बड़ी खबर इस वक्त की, शुभेंदु अधिकारी के नाम पर लगी मोहर। बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं, औपचारिक तौर पे शुभेंदु अधिकारी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, आखिर तौर पे शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए सीएम। थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक में होगा ऐलान। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले, शुभेंदु अधिकारी के नाम पर लगी मोहर। तो मोहर जो है वो लग चुकी है, शुभेंदु अधिकारी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। तो अब बंगाल की कमान शुभेंदु अधिकारी के नाम पर दे दी गई है। थोड़ी देर में विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन उससे पहले शुभेंदु अधिकारी के नाम पर जो मोहर है वो लग चुकी है। विधायक दल के नेता चुने गए हैं शुभेंदु अधिकारी। अब मुख्यमंत्री के तौर पे कल शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी। जिस तरह से खबर सामने निकल के आ रही है, बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी हुई, शुभेंदु अधिकारी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। तो ये बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, जहां पर शुभेंदु अधिकारी विधायक दल के नेता चुने गए हैं। अधिकारी के नाम पर मोहर जो है वो लगी है, विधायक दल के नेता चुने गए हैं शुभेंदु अधिकारी। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही थी, अटकलों पर लगा विराम। अब शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए मुखिया। बड़ी खबर, अधिकारी के नाम पर लग चुकी है मोहर। शुभेंदु अधिकारी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं और कुछ ही पल में बस औपचारिकता के तौर पर ऐलान होना बाकी है। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, और जिस तरह से नाम निकल के सामने आ रहे थे, चाहे फाल्गुनी पात्रा का नाम हो, चाहे फिर रीता सिंह का नाम हो, तमाम ये नाम जो है इस पर विराम लगता नजर आया है। शुभेंदु अधिकारी के नाम पर लगी मोहर, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मोहर लग चुकी है। विधायक दल के नेता चुने गए हैं शुभेंदु अधिकारी। और जिस तरह से उनका इतिहास रहा, हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए जो उनके राजनीतिक सफर को बताया, और उस तरह से जिस तरह से बीजेपी को बंगाल में जमीन, उसकी जड़ें मजबूत करने, उसकी जड़ों को सींचने में काम किया, और यही उसका फल मिलता नजर आया। शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के सीएम। नए मुख्यमंत्री के तौर पर कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड मैदान में शपथ लेंगे शुभेंदु अधिकारी। विधायक दल के नेता चुने गए हैं, विधायक दल की बैठक हो रही थी, और इस दौरान शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए मुख्यमंत्री। और ये खबर निकल के सामने आ चुकी है, शुभेंदु अधिकारी को अब बंगाल की बागडोर सौंपी जाएगी। विधायक दल के नेता चुने गए हैं और मोहर जो है उनके नाम पर लग चुकी है। और हमारे साथ फोन लाइन पर तानिया बख्शी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुकी हैं। तानिया, आपसे जानना चाहेंगे, शुभेंदु अधिकारी विधायक दल के नेता चुने गए हैं, उनके नाम पे मुहर लगा दी गई है, क्या कुछ इस पर आपका कहना होगा? अटकलों पर विराम लगा। माइक ऑन कर लीजिएगा तानिया जी, आवाज आपकी आ नहीं पा रही है।
संपर्क नहीं हो पा रहा है। उसी बीच बड़ी खबर आपको दर्शकों तो बता देते हैं, शुभेंदु अधिकारी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। शुभेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के नए सीएम। तो शुभेंदु अधिकारी के नाम पर लगी है मोहर। तो अब विधायक दल के नेता चुने जा चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी को जान लेते हैं। 1995 में कांग्रेस से पार्षद बने थे शुभेंदु अधिकारी और 2006 में कंठी दक्षिण से टीएमसी से विधायक बने हैं। राजनीतिक सफर हम आपको बता देते हैं। 2007 में नंदीग्राम में बड़ा प्रदर्शन किया था और यहीं से उनकी मजबूती शुरू हुई थी। लेफ्ट सरकार के विरोध में ममता बनर्जी के साथ मिलकर बड़ा प्रदर्शन किया था और ममता ने पार्टी में उनका कद बढ़ाया था। तो ये शुभेंदु अधिकारी का बता रहे जो अब सीएम पद की शपथ लेंगे। 2009 में तामलुक में टीएमसी के टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा था और 2016 में नंदीग्राम से टीएमसी के टिकट पर ये विधायक बने थे और इसके अलावा ममता सरकार में ये मंत्री बनाए गए थे, यानी प्रमोशन जो है वो हुआ था। और इसके अलावा 2020 में मंत्री पद छोड़ा और बीजेपी ज्वाइन की थी। यही से खटास जो है वो बदली। 2021 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर नंदीग्राम से ममता को हराया और बीजेपी में कद बढ़ा। नंदीग्राम से सियासत जो है वो देखने को मिली है। 2026 में ममता को भवानीपुर से भी हराया था, यानी 2 बार ममता को 2 सीटों से हरा चुके हैं अलग अलग। घुसपैठिए बांग्लादेशी मुसलमानों के कट्टर विरोधी की छवि के तौर पर निकले हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे लोकप्रिय बीजेपी नेता है शुभेंदु अधिकारी। तस्वीर 1995 में कांग्रेस से ये पार्षद बने थे, यानी कांग्रेस से सफर, फिर टीएमसी में इनका जुड़ाव बदलता गया, बढ़ते गए सांसद तक पहुंचे और अब जाकर के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। 2007 में नंदीग्राम में बड़ा प्रदर्शन किया था। नंदीग्राम से एक हाइक जो है वो मिला था। लेफ्ट सरकार के विरोध में ममता के साथ मिलकर प्रदर्शन किया था। ममता ने पार्टी में बड़ा कद जो है वो दिया था इनको और यहीं से उनकी एक नई सियासत जो है वो शुरू हुई थी। तामलुक से टीएमसी के तौर पे सांसद भी 2006 में चुने गए थे। 2016 में नंदीग्राम से टीएमसी के टिकट पर विधायक बने और इसके बाद ममता सरकार में मंत्री बनाए गए थे। और अब आता है इसके बाद साल 2020, जहां मंत्री पद टीएमसी का छोड़ा और बीजेपी का दामन थामा और यहीं से खाई जो है वो बनती चली गई। 2021 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराया और तब बीजेपी ने इनका कद और जो है वो बढ़ा दिया था, क्योंकि ममता को हार धूल चटाई। उसके बाद 2026 यानी मौजूदा चुनाव में भवानीपुर जैसी हॉट सीट से ममता बनर्जी को हराया था। और उसके आपको बता दें, घुसपैठिए बांग्लादेशी मुसलमानों के कट्टर विरोधी छवि के तौर पर जाने जाते हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे लोकप्रिय बीजेपी नेता के तौर पर है और ये मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे आपको बताते थे। सामिक भट्टाचार्य वर्तमान में आपको बता दें ये आरएसएस पृष्ठभूमि और संगठनात्मक पकड़ इनकी मजबूत है। इसके अलावा सर्वसम्मति बनाने वाले नेता के रूप में ये देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल में दिलीप घोष जो है वो भाजपा विस्तार के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक हैं। दिलीप घोष जमीनी स्तर के मजबूत संगठन करता है जो कि मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे हो सकते हैं। कार्यकर्ताओं के बीच इनकी अत्यधिक लोकप्रियता है और ये इसीलिए लोकप्रिय नेताओं में शामिल है। शुभेंदु अधिकारी के बाद बड़े जनाधार वाले भाजपा नेता के तौर पर दिलीप घोष है। अग्निमित्रा पॉल फैशन डिजाइनर से राजनीतिक सफर इनका शुरू हुआ, राजनीति में आई। भाजपा की सबसे चर्चित महिला नेताओं में से एक है अग्निमित्रा पॉल और आपको बता दें कि मीडिया में प्रभावशाली उपस्थिति अग्निमित्रा पॉल की रही है और जिस तरह से आपको बता दें स्पष्ट वक्तव्य शैली के लिए इनकी एक अलग पहचान है बीजेपी बंगाल की महिला नेताओं के तौर पे। रूपा गांगुली दूसरा नाम आता है। वरिष्ठ अभिनेत्री और पूर्व राज्यसभा सांसद हैं। बंगाल में व्यापक पहचान रखने वाली लोकप्रिय हस्ती के तौर पर रूपा गांगुली को जाना जाता है। विशेषकर शहरी मतदाताओं के बीच इनकी मजबूत पकड़ देखने को मिलती है। शंकर घोष उत्तर बंगाल से भाजपा के उभरते हुए नेता के तौर पर हैं। ये भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। सिलीगुड़ी क्षेत्र में टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं को इन्होंने चुनौती दी थी और चुनौती देकर अपनी मजबूत राजनीतिक पहचान बनाई थी। इसके अलावा उत्तर बंगाल की राजनीति में भाजपा का महत्वपूर्ण चेहरा भी शंकर घोष है। ये भी मंत्रिमंडल में संभावित तौर पर शामिल हो सकते हैं। स्वपन दासगुप्ता वरिष्ठ पत्रकार से राजनीतिज्ञ बने हैं। स्वपन दासगुप्ता भाजपा के नेतृत्व के करीबी माने जाते हैं और स्वपन दासगुप्ता नीतिगत मामलों और रणनीतिक भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्यों की एक मीटिंग यहां आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को
केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। बुके এরপর আমরা অনুরোধ করব আমাদের এইচএম স্যারকে এবং উড়িষ্যা সিএম স্যারকে এবং আমাদের স্টেট প্রেসিডেন্ট আমাদের শ্রমিক ভট্টাচার্যজিকে মালা এবং ফুলের মালা এবং আমাদের দুর্গা মাতার ছবি দিয়ে ওনাকে সংবর্ধনা করা হোক। आप लोग बैठ जाओ। আমাদের উড়িষ্যা সিএম আমাদের মোহন মাঝিজি সংবর্ধনা করলেন। আমাদের বিধায়ক দলনেতা মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে, এরপর আমাদের মাননীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয় আমাদের বিধায়ক দলনেতা আমাদের শুভেন্দু দাকে সংবর্ধনা দিলেন। बस हो गया। আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে আমরা উড়িষ্যা সিএম আমাদের শ্রী মোহন মাঝিজিকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করব। जय जगन्नाथ, जय मां काली। मान्यवर केंद्र गृह मंत्री श्रीयुक्त अमित शाह जी, पश्चिम बंग राज्य बीजेपी के अध्यक्ष श्रीयुक्त श्रमिक भट्टाचार्य जी, मान्यवर केंद्र मंत्री श्रीयुक्त भूपेंद्र यादव जी, मान्यवर केंद्र मंत्री श्रीयुक्त सुकांत मजुमदार जी, मान्यवर केंद्र मंत्री श्रीयुक्त शांतनु ठाकुर जी, राष्ट्रीय साधारण संपादक बीजेपी मान्यवर श्रीयुक्त सुनील बंसल जी, सह प्रभारी मान्यवर अमित मलविया जी। अब अधिकारियों का अधिकार जो है वो बंगाल में होगा और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी साथ हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। एक बार सभी का परिचय करा देता हूं। नेशनल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा मधुरशील जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और संवाददाता हमारे साथ कोलकाता से शैली दास जी जुड़ी हैं। सबसे पहले प्रदीप जी, आखिरकार अधिकारी के नाम का जो है वो घोषणा कर दी गई है। बंगाल में अब शुभेंदु अधिकारी का अधिकार होगा, क्या कहना होगा जी? देखिए, अभी कुलभूषण हम लोग चर्चा कर ही रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं ले सकती, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती है। आप देखिए ना, आप पिछले कुछ समय से हम लोग जो लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी अब वो चौंकाने वाले काम नहीं कर रही है, बल्कि जो मीडिया नाम आगे बढ़ाती है वो उसको उस पर ही मुहर वो लगा देती है, और आज अधिकारी के नाम पर मुहर लगी है। ये कोई पहली बार नहीं है। और दूसरी बड़ी बात ये कि ये कोई परहेज नहीं कि कौन किस पार्टी से आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या आरएसएस का बैकग्राउंड है कि नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का बैकग्राउंड है कि नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं होता। आप शुभेंदु अधिकारी को देखिए, कांग्रेस में रहे, कांग्रेस से टीएमसी में गए, लंबा सफर तय किया और अब भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री बने। दूसरा उदाहरण अगर हम बात करें, आप देखिए
बिहार की अगर हम बात करें सम्राट चौधरी को, सम्राट चौधरी जेडीयू में रहे, जेडीयू उससे पहले आरजेडी में रहे, आरजेडी में लालू प्रसाद यादव से काफ़ी चीज़ें सीखी, फिर जेडीयू में आए और जेडीयू से होते हुए वो भारतीय जनता पार्टी में आए और यहाँ मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरह से कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिसका नाम आगे बढ़ाया था उनको आगे कर दिया है। और एक और चीज इस कड़ी में मैं जोर देना चाहता हूँ कि अब साउथ में शुभेंद्र अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के बड़े चेहरे के रूप में उभरेंगे। जिस तरीके से ईस्ट में हमने देखा, पूर्व में हमने देखा हेमंत बिस्व शर्मा जो 7 सिस्टर है, जो 7 राज्य हैं, वहां पर वो अकेले हिंदुत्व के लंबरदार कहलाए जाते हैं। हिंदुत्व का चेहरा वहां पर है, वो सारे राज्य में उनका अपना वो चलता है और आगे वो बढ़ते जाते हैं। उसी तरीके से साउथ में जो किला अभी तक नहीं ढहा पाई है, चाहे वो प्रदीप जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मधुरशील जी भी जुड़े हैं, उनसे जरा हम जान लेते हैं। मधुरशील जी, क्या आपका कहना होगा, क्योंकि अब अधिकारी का अधिकार बंगाल में होगा, उनके ऊपर बागडोर जो है बंगाल की सत्ता की सौंपी जाएगी, अटकलें जो चल रही थी उस पर अब मुहर भी लग चुकी है, आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? मधुर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है मधुर जी, इसको अनम्यूट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, जब तक आपकी आवाज आती है मैं जरा, हमारी सहयोगी सहेली हमारे साथ जुड़ी हैं। सहेली, आखिरकार शुभेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा हो चुकी है, खुद अमित शाह जी ने उनके नाम की घोषणा की, गले लगाया, उनके बुके देके सम्मानित किया। अब इस पर विराम लग चुका है और अब डिप्टी सीएम अगर 2 होते हैं कि नहीं होते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्या चीजें होती है। लेकिन अब बंगाल में अधिकार जो है वो शुभेंदु अधिकारी का हो गया, क्या कहेंगे? जो भागीदार है, ये प्रश्न पर तो विराम चिन्ह लग गया है, क्योंकि जो प्रश्न था शुभेंदु अधिकारी इस बार मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं, इसको लेकर अब प्रश्न की कोई गुंजाइश ही नहीं है। देखिए 2021 की अगर छवि देखें तो 1956 वोट से मुख्यमंत्री, प्राक्तन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उन्होंने हराया था। इस बार भी भवानीपुर से उन्होंने हराया है 15,000 वोट से। ममता बनर्जी को हराकर उन्होंने साबित कर दिया था कि वो इस पद के हकदार है। वो उन्होंने हर बार इस बात का जिक्र कर दिया था और इस बार जिस तरीके से गेरुआ झड़ बंगाल में खिला है और उस विषय पर मोहर लग चुका है और पूरी तरीके से हम देख सकते हैं कि जिस नाम को लेकर मोहर लगाने की बात की गई थी, हर एक व्यक्ति, हर एक विधायक दल की जो बैठक में हर एक जो नाम रखा गया था शुभेंदु अधिकारी के नाम के ही सबसे पहले नाम उठा था और हर एक जय निर्वाचित विधायकों ने उनके नाम में ही मोहर लगाए और सबके सब में उच्छ्वास, मतलब बहुत ही देख सकते हैं एक बहुत ही जय, बहुत ही हंसी, हर एक के मुख में हंसी दिख रही है कि हर एक बहुत ही सबके सब बहुत ही खुश है। हम देख रहे हैं कि अमित शाह जी से लेकर श्रमिक भट्टाचार्य से लेकर हर एक उनको माला पहनाए हैं, फूलों के बुके दिए हैं, गले लगाए हैं, हर एक के मुख पे हंसी दिखाई जा रहे हैं कि सबके सब बहुत ही खुश है कि जो मुख्यमंत्री है, जो शपथ लेने जा रहे हैं, विधायक मंडल के जो दल नेता चुने गए हैं उनको लेकर बहुत ही खुश है। तो अब जो अधिकार फैलाने जा रहे हैं, जो भी अधिकारी शुभेंदु अधिकारी के जो सहेली, आपको रोकना चाहेंगे इस दौरान अमित शाह ने क्या कुछ कहा है इस दौरान, जरा वो लोगों को सुना देते हैं। पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्यों की एक मीटिंग यहां आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन
एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। বুকে বুকে এরপর আমরা অনুরোধ করব আমাদের এইচএম স্যারকে। तो जिस तरह से आपने देखा कि 8 प्रस्ताव आए थे और सभी प्रस्ताव एक ही नाम के थे, ये एक चीज दर्शाती है कि शुभेंदु अधिकारी क्या है, ये साफ तौर पर दिखाती है। और सीधे मधुरशील जी की तरफ चलते हैं। मधुरशील जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि 8 प्रस्ताव आए थे नामों को लेकर और दूसरे नामों के लिए भी समय दिया गया, लेकिन 8 के 8 प्रस्ताव जो हैं वो अधिकारी के नाम पे आए थे। तो यही से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी में बंगाल इकाई में शुभेंदु अधिकारी आखिर कितना बड़ा नाम है। क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, शुभेंदु अधिकारी किसी इस खेमे से आते हैं। आपने देखा होगा कि बीजेपी अभी लगातार अन्य राज्यों में भी जो प्रयोग करती रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बिहार में भी ऐसे शख्स पर उन्होंने भरोसा किया जो आरजेडी या जदयू का दामन छोड़ करके इनका पाला कुछ वर्षों पहले महामंत्री सम्राट चौधरी। और भी कई राज्यों में इस तरह की आप नॉर्थ ईस्ट में जाकर के देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा उसके बीते जागते उदाहरण। तो पश्चिम बंगाल में किसी बीजेपी को ये अब उससे शामिल नहीं नजर आती कि जो आरएसएस के हो, चाहे उनके दल में पहले से हो, पार्टी के लिए कितने जो इस तरह के जो लोग समर्थित है, पार्टी छोड़ करके अगर भाजपा का दामन किसी ने थामा है वर्षों पहले, तो अब उनके हैं। इसलिए अब ये सवाल ही नहीं होना चाहिए ये इनके नहीं थे, उनके नहीं थे। अब वर्षों से शुभेंदु अधिकारी अगर ममता के खिलाफ, ममता के साथ रहते हुए ममता का साथ उन्होंने छोड़ा, मंत्री पद छोड़ा और बीजेपी ज्वाइन किए 2020 में, और 21 के चुनाव में ममता बनर्जी को हराया। मौजूदा चुनाव में 26 के चुनाव में दोनों जगह भवानीपुर और नंदीग्राम से भी हराया। और श्री मोहन चरण मांझी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान समीक भट्टाचार्य जी, और एक प्रकार से आप लोगों के विश्वास के कारण आज के उत्सव मूर्ति और बंगाल के भावी मुख्यमंत्री श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, मंच पर उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ राज्यों और केंद्र की टीम के साथीगण, और आज जिसको देखकर मन, आत्मा, शरीर सभी के अंदर खुशी की लहर दौड़ती है। इतना बड़ा विधायक दल भारतीय जनता पार्टी का आज हमारा है, वो सभी नवनिर्वाचित विधायकों को मेरा प्रणाम, राम राम। मित्रों, सबसे पहले मैं 2 हाथ जोड़कर बहुत जिम्मेदारी के साथ बंगाल की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस प्रकार का माहौल कम्युनिस्टों के समय से यहां पर बनाया जाता था, ममता जी ने इसको और गहरा तरीके से भय में परिवर्तित किया। वहां मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी। सैकड़ों उदाहरण हिंसा के, क्रूरता के, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं पार्टी की ओर से यह भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने हमसे जो अपेक्षाएं रखी हैं, जिस आशाओं को संजोकर मैंडेट दिया है, हम पूरा प्रयास करेंगे
कि आपके विश्वास को तनिक भी ठेस न पहुंचे, इसमें कहीं कमी न रह जाए। हर नई सोनार बांग्ला के लक्ष्य को लेकर हम चले और बंगाल की जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण करें। मित्रों, आज कवि गुरु की ये पंक्तियां सच होती दिखाई पड़ रही है। चित्त जेथा भय शून्य, उच्च जेथा सिर। जहां मन भय मुक्त हो और सिर गर्व से ऊंचा हो, ऐसे बंगाल का रास्ता आज प्रशस्त हो चुका है और बंगाल उस रास्ते पे चल। 5 दशक का लंबा समय लोकतंत्र की दृष्टि से, कानून और व्यवस्था की दृष्टि से, बंगाल के अर्थतंत्र के ह्रास की दृष्टि से और बंगाल के विकास में शून्य गति, नेगेटिव गति देने की दृष्टि से बंगाल के लिए एक दुस्वप्न जैसा हुआ है। और हम सबका दायित्व है कि मोदी जी ने जो वादा दिया है बंगाल की जनता को, इसको पूरा करने के लिए हम हमारा सर्वश्रेष्ठ बंगाल की जनता को अर्पित करें, समर्पित करें। बंगाल की संस्कृति और बंगाल की परंपरा को 5 दशक से विदेशी विचारों से प्रभावित शासन से मुक्त कर फिर से एक बार रामकृष्ण ठाकुर, विवेकानंद, महर्षि अरविंद और कवि गुरु टैगोर की कल्पना का बंगाल बनाने की दिशा में हम आगे बढ़े। हम सबकी जिम्मेदारी आज से बहुत बढ़ती है। विनम्रता के साथ, जिम्मेदारी के एहसास के साथ किया हुआ परिश्रम ही इस मैंडेट का एक प्रकार से जनता को आभार के रूप में जवाब दे सकता है। मित्रों, आज बंगाल का विजय अनेक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में 1950 के बाद आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब 370 हटी, तब देश भर के कार्यकर्ताओं के मन में खुशी की लहर दौड़ी थी। मगर मुझे कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अभी भी कुछ कसक बाकी है। मैंने आश्चर्य से पूछा था, भला क्या बचा अब? तब उन्होंने कहा था, बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना बाकी है। और आज मैं मानता हूं श्यामा प्रसाद जी जहां पर भी होंगे, मुक्त मन से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को वो आशीर्वाद देते होंगे, क्योंकि नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी को गंगा सागर तक पहुंचाया, गंगोत्री से लेकर। 2014 से जो यात्रा निकली, ये अभूतपूर्व यात्रा है मित्रों। अपने पुरुषार्थ से, अपने कौशल से, अपनी प्रामाणिकता से जनमत को कैसे संजोया जा सकता है और जनमत को कैसे विस्तृत किया जा सकता है, इसका दुनिया भर के लोकतंत्र में सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है तो 2014 से 2026 की भारतीय जनता पार्टी की यात्रा। सिर्फ विचार नहीं फैला,
संगठन भी विस्तृत हुआ। सिर्फ संगठन विस्तृत नहीं हुआ, विचारधारा भी मजबूत हुई। और सिर्फ विचारधारा मजबूत नहीं हुई, इसके साथ घर घर तक विकास पहुंचाने का काम भी हमने बहुत अच्छे तरीके से किया। और पूरा देश आज इस बात के लिए हमारी पार्टी और हमारे नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी जी को स्वीकृति देता है। मैं बंगाल की ही बात करूं, मैं ही अध्यक्ष बना था, उपचुनाव आया, हमारे अभी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी एक उपचुनाव जीतकर हमारा खाता खोले थे। 2014 की बात कर रहा हूं। 16 में 3 हुए, 21 में 77 हुए और 26 में 207 के साथ आज हमारा मुख्यमंत्री बैठने जा रहा है। ये यात्रा जितनी भव्य है, आनंददायक है, मगर यात्रा का मार्ग जबरदस्त असहनीय पीड़ा से भरा हुआ है। मैं आज भूल नहीं सकता कि 321 भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपनी जान इस जीत के लिए गंवाई है, विचार के लिए गंवाई। मैं देश भर में घूमा हूं पार्टी के अध्यक्ष के नाते। केरल और बंगाल, इसके अलावे कहीं पर इस प्रकार की क्रूर हिंसा का नग्न तांडव मैंने नहीं देखा है। पहले कम्युनिस्टों ने और फिर टीएमसी ने। मैं आज हृदय के भाव के साथ वो सभी 321 कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को देश की करोड़ों करोड़ों जनता की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भावपूर्वक नमन करना चाहता हूं। आपके परिवार के स्वजन ने बलिदान देकर हमारे विचार को तो मजबूत किया ही है, हमारी पार्टी को तो आगे बढ़ाया ही है, मगर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपके परिवार के स्वजन का वो बलिदान पश्चिम बंगाल की सीमा को भी सुरक्षित कर पूरे भारत को सुरक्षित। ये विजय का एक और मायना है। आज त्रिपुरा में हमारी सरकार है, असम में हमारी सरकार है और बंगाल में भी अब हमारी सरकार बनी है। घुसपैठ असंभव होने वाली है, गौ तस्करी असंभव होने वाली है और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर लेगी। भाइयों बहनों, ये जो यात्रा हुई है, बंगाल की जनता ने हमें जन समर्थन तो दिया, गत चुनाव में भी दिया था, 77 सीट जीते थे, मगर इस बार जो जन समर्थन मिला है उसका आभार व्यक्त करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मेरे पास शब्द नहीं है। हमारा विधायकों का जीत का एवरेज मार्जिन 28,000 है। 28,000 वोट से हम सब जीते हैं, एवरेज निकाल देता हूं। और 3 से 77, 77 से 203 की 207 की जो यात्रा हुई है वो अभूतपूर्व है। 23 प्रशासनिक जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जहां दीदी का खाता भी नहीं खुला है, सुपड़ा साफ हो गया। मैंने ऐसा प्रचंड जनादेश देखा नहीं है। सरकार परफॉर्म करती है तब तो मिलता है, मगर जहां ऑपोजिशन में है, विरोधी दल के नेता को बोलने का कोई मौका नहीं दिया जाता है, जनता की भावनाओं को उजागर करने का मौका नहीं दिया जाता है, वहां पर 9 जिलों में शून्य सत्ताधारी दल का। एक केवल और केवल ईश्वर और बंगाल की जनता की कृपा है। जब चलता था तब चुनाव आयोग पर ढेर सारे सवाल उठाए गए। न केवल टीएमसी,
इनके सभी साथियों के द्वारा उठाए गए। मैं आज उन्हीं लोगों को बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि बंगाल में 93% मतदान हुआ है, जो आजादी के बाद सबसे ज्यादा है, और एक भी कंप्लेंट टीएमसी की ओर से छापा मारने की नहीं है, बूथ कैप्चरिंग की नहीं है, एक भी नहीं है। 93% मतदान हुआ है, और जहां सैकड़ों लाशें गिरती थी चुनाव के वक्त, वो राज्य के अंदर एक भी मृत्यु के बगैर दोनों चरण समाप्त हुए हैं। मैं आज चुनाव आयोग के तहत काम करने वाले सभी सुरक्षा बलों को, बंगाल सरकार के सभी कर्मचारियों को और बंगाल पुलिस को भी हृदयपूर्वक अभिनंदन देना चाहता हूं कि आपने जो काम किया है, इससे विश्व भर में लोकतंत्र का मैसेज गया है। 23 जिलों में से 20 जिलों में भाजपा नंबर 1 पार्टी बनी है। एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां हमारा विधायक नहीं है। पूर्व मेदिनीपुर 16 की 16 भाजपा, झारग्राम सभी सीटें भाजपा, पुरुलिया सभी सीटें भाजपा, बांकुड़ा सभी सीटें भाजपा, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। और आप लोग तो जीते हो, मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है, मगर भवानीपुर की जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। शुभेंदुदा ने गत चुनाव में दीदी को नंदीग्राम में हराया था। मैंने दीदी का एक इंटरव्यू देखा था, वो कहती थी मैं इनके गढ़ में लड़ने के लिए चली गई। दीदी, इस बार तो शुभेंदुदा ने आपके घर में आकर हराया है। मैं भवानीपुर की जनता का भी बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, इस जीत का महत्व भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टी के विस्तार तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व हमारी आइडियोलॉजी के एक्सपांशन तक सीमित नहीं है। इस जीत का महत्व भाजपा एनडीए का 21वां राज्य आए इस तक महत्व नहीं है। इस जीत का महत्व है, इस जीत ने राष्ट्रीय सुरक्षा में जो सबसे बड़ा छिद्र था उसको भरने का काम किया है, वो महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी का वादा है बंगाल की जनता को कि न केवल बंगाल, पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ये ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है, ना जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। आपका देखने का चश्मा पीला है, इसलिए आपको सब कुछ पीला दिखता है। ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। मित्रों, जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजय होती है तो पानीहाटी की प्रत्याशी श्रीमती रत्ना देवनाथ, वो हमारी प्रत्याशी बनकर बंगाल भर में माताओं बहनों पर जो अत्याचार हुआ है, वो अत्याचार का प्रतीक बनकर सभी माताओं बहनों को एक प्रकार से ढाढ़स बना। हिगलगंज की प्रत्याशी बहन रेखा पात्रा संदेश खाली के अत्याचार के सामने सत्याग्रह की प्रतीक, और औसग्राम की प्रत्याशी कलिता माझी, वो बंगाल के, कलिता जी के लिए ताली बजाओ जरा, बंगाल के दारुण से दारुण गरीबी में जी रही सभी बहनों के लिए एक आशा का बिंदु है
कि हमारा भी प्रतिनिधि विधानसभा में बैठ जाता है। और बंकिम बाबू के परिवार से भी बहन सुमित्रा चट्टोपाध्याय जी भी आज हमारे साथ जुड़ी हैं। और मित्रों, सबसे बड़ा बात यह है, सुमित्रा चट्टोपाध्याय जी खड़े हैं यहां पर, सबसे बड़ा बात यह है कि वंदे मातरम जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बंकिम बाबू ने की हुई उद्घोषणा थी, इसके 150वें साल में ही हमें ईश्वर ने बंकिम बाबू की भूमि पर सरकार बनाने का मौका दिया है। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। और ये शांतिपूर्ण चुनाव आने वाले दिनों में बंगाल के लिए शुभांकर साबित होने वाला है। मैं आज इस मंच से सभी दलों को भी अपील करना चाहता हूं, आइए हम सब साथ में मिले। लोकतंत्र ये मत की अभिव्यक्ति का उत्सव है, इसमें हिंसा कहां से हो सकती है? देश के सभी राज्यों में हिंसा समाप्त हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की विशेष जिम्मेदारी है, साथ में सभी दलों का सहयोग भी चाहिए कि ये सरकार बनने के बाद किसी भी चुनाव में घपलेबाजी और हिंसा का समाचार देश भर में पहुंचे नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी है मित्रों, और इसी के लिए हमें मैंडेट मिला है। हमें इसके लिए दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक धैर्यपूर्ण साधना के कारण ही आज ये सिद्धि भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई है। हम जहां जहां शासन में आए वहां चुनावों में पारदर्शिता लाए हैं। जहां जहां हम शासन में आए वहां पर हिंसा मुक्त चुनाव हमने कर दिखाए हैं। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में जनता का मत भय के बगैर अभिव्यक्त हो पाए, ऐसा वातावरण हमें बनाना चाहिए। और मैं आज इसमें सभी दलों का सहयोग भी मानना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं कांग्रेस पार्टी की भी बात करना चाहता हूं। कई साल से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीतती है कई जगह पे, और अभी अभी उनको मालूम पड़ गया है कि चुनाव जीतना तो अब असंभव है, तो चुनाव की प्रक्रिया को ही कलुषित कर दो, बदनाम कर दो। इसलिए कांग्रेस के प्रमुख नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने अपनी हार को छिपाने के लिए कभी ईवीएम, कभी वोट चोरी, कभी मतदाता सूची, कभी SIR, ये सब कीचड़ उछाड़ने का प्रयास कर रहा है। मगर मैं आज कांग्रेस पार्टी को कहने आया हूं कि हम तो 14 से आए हैं, हम तो 2014 से शासन में आए हैं। तमिलनाडु में 1967 से आपका कोई सीएम नहीं बन पाया, ये सभी वोट चोरी थी क्या? पश्चिम बंगाल में 49 साल से आपका सीएम नहीं बना है, वो सभी वोट चोरी थी क्या? सिक्किम में 82 साल से आपका 42 साल से आपका सीएम नहीं बना है। बिहार में 36 साल से नहीं बना है। गुजरात में 30 साल से नहीं बना है। ओडिशा में 26 साल से नहीं बना है। नागालैंड में 23 साल से नहीं बना है। महाराष्ट्र में 12 साल से नहीं बना है। अगर ये सभी वोट चोरी है तो वोट चोरी करने वाले तो आपके साथ बैठे हैं भाई। आज सारे इंडिया अलायंस के सदस्य बने हैं। मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार के लिए आत्मचिंतन करने की जरूरत है। देश की जनता राहुल गांधी को नेता बनने के बाद सैन हर जगह कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट दे रही है और राहुल जी के नेतृत्व में ही इंडिया अलायंस फिर से टूटने की शुरुआत भी हो गई। जो लोग राजनीति में आत्मचिंतन नहीं करते हैं और फौरी बहाने ढूंढते हैं,
वो कभी विजय के लिए यश प्राप्त नहीं करते हैं। भाइयों बहनों, आज का विजय पूरे पूर्वी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण। 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पश्चिम और पूर्व दोनों का विकास एक समान होना चाहिए, और आज अंग बंग कलिंग और असम, एक प्रकार से पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी आज भारतीय जनता पार्टी के ध्वज के नीचे आ गई है। और जिन लोगों ने पूर्वी भारत को विकास से महरूम रखा, उनको सत्ता से बेदखल करने का काम पूरे पूर्वी भारत ने किया है। मैं बंगाल की बात करूं तो बंगाल में ममता जी के 15 साल में एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा राजनीतिकरण हो गया। सारे एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख अंग उपांग राजनीतिकरण हो गया उनका, और राजनीति का अपराधीकरण कर दिया। तो एक प्रकार से पूरे बंगाल में सुशासन आए ऐसी व्यवस्था ही नहीं। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, ममता जी के शासन में एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण हुआ और राजनीति का अपराधीकरण हुआ। अपराधी ही राजनेता बन गए, तो विकास की कोई गुंजाइश ही नहीं बनी। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से बंगाल की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, भाजपा के शासन में न एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण होगा, न राजनीति का अपराधीकरण होगा। ये हमारा बंगाल की जनता को वादा है। गुंडागर्दी, हिंसा, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, कट मनी, ये जो त्रास था बंगाल की जनता पर, हमारे नए मुख्यमंत्री के चार्ज लेते ही कुछ ही महीनों में ये सारा समाप्त हो जाएगा और बंगाल के किलोमीटरों दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक होगा। आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है, और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई है। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं, और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी। घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। और मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमने बंगाल के आर्ष द्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दे। भारत सरकार बंगाल के विकास के लिए ढेर सारे प्रयास करती रही। मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे ये डर से दीदी ने होने नहीं दिया। आज बहुत समय के बाद एक दिन आया है कि नीचे भी कमल है, ऊपर भी कमल है। अब विकास को कोई नहीं रोक सकता। और फिर से एक दिन गोपाल कृष्ण गोखले का जो वाक्य है वो सच साबित होगा। बंगाल आज जो सोचता है, भारत कल सोचता है। ऐसा बंगाल का निर्माण करने का जिम्मेदारी हम सबके सिर पर देश की जनता ने रखी है। मैं एक विशेष उल्लेख करना चाहता हूं, कला, साहित्य और संस्कृति, पूरे भारत की पहचान बंगाल से होती थी। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कला, साहित्य, संस्कृति और शिक्षा, इस सभी क्षेत्रों में बंगाल
देश का नेतृत्व करें। हमने एक बहुत छोटा सा वादा किया है कि जैसे पुणे में फिल्म इंस्टीट्यूट है, ऐसे हम यहाँ पर तख्ते के लिए मतलब थिएटर के लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे जो दुनिया भर के थिएटर को ताकत देगा। मित्रों, ये हमारा एक छोटा सा जेस्चर हमारी सरकार की दिशा बताने के लिए, इसके परिचय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी की ओर से, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बंगाल की जनता को मनपूर्वक धन्यवाद और प्रणाम करता हूं और शुभेंदु भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सफल होइए और बंगाल के जनता के पूरी आकांक्षाओं को, आशाओं की पूर्ति का आप माध्यम बनिए। शुभेंदु को मैं लंबे समय से जानता हूं, संघर्षशील व्यक्ति है शुभेंदु जी। एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा है और टीएमसी के दूषणों को भी देखा है। यहां पर सुशासन देने में हमारी टीम के साथ शुभेंदु जी सफल होंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और उन्होंने जो संघर्ष किया है वो संघर्ष आज परिणाम लाया है। हमारे 321 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने जो बलिदान दिया है, आज उसका परिणाम मिला है। और देश भर के हजारों कार्यकर्ताओं ने बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री जी से लेकर हम बूथ के अध्यक्ष तक सभी ने मेहनत की है। इस सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार मन पूर्वक बोलेगा, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो अभी आपने सुना अमित शाह को, जहां उन्होंने कहा कि अंग बंग और कलिंग के बाद अब जिस तरह से पूरे बंगाल प्रेसिडेंसी में बीजेपी की सरकार है, ममता के शासन में एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण हुआ और राजनीतिकरण का धीरे धीरे अपराधीकरण हुआ। वहीं राहुल गांधी को भी निशाने पर लिया कि हार छिपाने के लिए चुनाव आयोग पर कीचड़ डालते हैं। इसके अलावा तमाम राज्यों में बरसों से कांग्रेस की सरकार नहीं है और यह भी कहा कि राहुल के नेता बनने के बाद कांग्रेस धीरे धीरे टूट रही है। अंग बंग और कलिंग में बीजेपी सरकार है और इसके अलावा उन्होंने टीएमसी के शासन को, लेफ्ट के शासन को भी आड़े हाथों लिया और साफ साफ कहा कि कला, साहित्य, शिक्षा और संस्कृति, इन चारों के लिए जो बंगाल जाना जाता था एक समय में, वो ही वापस बंगाल की पहचान होगी। इसके साथ साथ उन्होंने सीधे सीधे कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण और राजनीतिकरण का अपराधीकरण बंदे। আমি প্রথমেই শ্রদ্ধার সঙ্গে, কৃতজ্ঞতার সঙ্গে, অন্তর থেকে আমি শ্রদ্ধা এবং প্রণাম নিবেদন করব বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টির যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা রয়েছে, সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় আজকে যিনি পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত থেকে গণতান্ত্রিকভাবে আপনাদের সকলের মতামত এবং সমর্থন নিয়ে আমাকে দলনেতা হিসেবে নির্বাচিত করার কাজ পরিচালনা করেছেন ভারতীয় জনতা পার্টির অত্যন্ত একজন বলিষ্ঠ নেতা, আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক চাণক্য, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র এবং সমবায় মন্ত্রী মাননীয় অমিত শাহজিকে সহপর্যবেক্ষক হিসেবে আমাদের প্রতিবেশী উড়িষ্যা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝিজি এসেছেন, তাকেও আমি সম্মান এবং জোহার জানাবো। আমাদের রাজ্যের মাননীয় সভাপতি, আমার অগ্রজ দাদা, আমার অভিভাবক, আমার পরিচালক, মাননীয় রাজ্যসভার সাংসদ শ্রমিক ভট্টাচার্যকে অন্তর থেকে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন, বছরের পর বছর ধরে 3 বছরের অধিক কাল পশ্চিমবাংলায় ভারতীয় জনতা পার্টিকে তিনি এক সূত্রে গেঁথে
আজকের এই সাফল্যের দোরগোড়ায় পিছন থেকে পৌঁছে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, আমাদের সকলের নেতা, সব কাজে সফল হয়েছেন, আজকেও সফল সুনীল বানসালজি, তাকে আমি ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাবো। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবজি নির্বাচনী পর্যবেক্ষক হয়ে ঠিক দুর্গা পূজার পরে, পুজোর রেস কাটেনি, তিনি পশ্চিমবাংলায় এসে যেভাবে আমাদের সকলকে এক সূত্রে বেঁধে নির্বাচনের রণনীতি তৈরি করে কার্যকর করেছেন। দার্জিলিং থেকে দীঘা, কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ ঘুরে বেরিয়েছেন। ভূপেন্দ্র যাদবজিকে আমি সম্মান জানাবো। 4 বছর ধরে আমাদের সঙ্গে থেকেছেন সহপ্রভারী মঙ্গল পাণ্ডেজি, তাকেও ধন্যবাদ জানাবো। অমিত মালবিয়াজি 5 বছর ধরে আমাদের সঙ্গে, যিনি আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, আমাদের কাজ করেছেন। ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবজিকে এবং 2 সতীর্থ ডক্টর সুকান্ত মজুমদার, শান্তনু ঠাকুরজিকে আমি কৃতজ্ঞতা প্রণাম জানাবো। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা নরেন্দ্র মোদীজিকে, আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে, যিনি আলিপুর দুয়ারে প্রথম পরিবর্তন সংকল্প সভায় দাঁড়িয়ে পশ্চিম বাংলার মানুষকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, যিনি দমদমে কলকাতা মেট্রো উদ্বোধন করতে এসে পশ্চিম বাংলার হিত গৌরব ফেরানোর গ্যারান্টি দিয়েছিলেন, যিনি ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে দাঁড়িয়ে পশ্চিম বাংলায় ভয় আউট করে ভরসা ইন করেছেন, যাকে দেখে মানুষ ভোট দিয়েছে, যার জন্য আমরা জিতেছি, আমাদের নরেন্দ্র মোদীজিকে আমি আমার অন্তর থেকে কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন করব। নরেন্দ্র মোদীজির জন্য সব বিধায়করা একবার উঠে দাঁড়িয়ে 1 মিনিট হাততালি দিন। নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, মোদীজি 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 জিন্দাবাদ। আসন গ্রহণ করুন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ভারত ভুক্তির 2 স্থপতি 1947-এর 20 জুন যারা ভারত ভুক্তি করিয়েছিলেন, ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ, তাদেরকে আমি স্মরণ করতে চাই। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যারা ভারতীয় জনতা পার্টিকে এই জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন, প্রয়াত হরিপদ ভারতী মহোদয়, প্রয়াত বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী মহোদয়, প্রয়াত সত্যব্রত মুখার্জি মহোদয়, প্রয়াত সুকুমার ব্যানার্জি মহোদয় এবং শ্রদ্ধেয় অসীম ঘোষ, শ্রদ্ধেয় রাহুল সিনহা, শ্রদ্ধেয় দিলীপ ঘোষ, শ্রদ্ধেয় তথাগত রায়, সম্মানীয় ডক্টর সুকান্ত মজুমদার এবং আজকের সভাপতি মাননীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য দাদাকে। এবং আমি স্মরণ করতে চাই আমাদের 321 জন ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা যারা আত্মবলিদান দিয়েছেন, এবং আমি কথা দিতে পারি হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বিজেপি কর্মী যারা ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন, অত্যাচারিত হয়েছেন, ঘর ছাড়া হয়েছেন, মিথ্যা মামলার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, আমি তাদেরকে কথা দিতে পারি আগামী দিনে আপনাদের স্বপ্ন পূরণ করার কাজ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে।
আমাদের নেতা নরেন্দ্র মোদীজি যে যে গ্যারেন্টি দিয়েছেন সব গ্যারেন্টি পূরণ করার কাজ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে। আমি নয়, আমরা নীতিতে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে। কথা কম কাজ বেশি ভারতীয় জনতা পার্টি করবে। চার্জশিট প্রকাশের দিন মাননীয় নেতা অমিত শাহজি দুটো প্রতিশ্রুতি বাংলার লোককে দিয়েছেন। সন্দেশখালী থেকে আরজিকর হয়ে যত মা বোনেদের উপরে কন্যাদের উপর অত্যাচার হয়েছে তার কমিশন বসবে এবং যারা অভিযুক্ত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। और वहीं अब शुभेंदु अधिकारी जो है वो अब पूरी तरह से बंगाल के मुख्यमंत्री नियुक्त हो चुके हैं। और मधुरशील जी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि अमित शाह जी ने अपना भाषण दिया और इसमें बंगाल के जो इतिहास की बात करी और अब सरकार बनने के पास वो काम क्या होगा वो बात करी। महिलाएं कई जो विधायिका हैं उनकी बात भी करी, सबका एक एक परिचय भी दिया और जो उन्होंने कहा कि कला साहित्य संस्कृति और शिक्षा जिससे पूरे देश में जहां से निकली है उसका वही वजूद वापस आएगा। क्या आप मायने निकालते हैं अमित शाह के भाषण को लेकर? चुनाव से पहले अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी बंगाल में करती रही है वहां के मतदाताओं से, उसी वादों को फिर से अब चूंकि सरकार बनने जा रही है, सरकार कल वोट भी लेगी, शुभेंदु अधिकारी से तमाम अब ये कल देखने वाली बात होगी, अभी देर शाम तक तय हो जाएगा कि 44 जो जम्बो जेट मंत्रिमंडल वहां का होता है संख्या बल के हिसाब से 15% 44 सदस्यों की जो मंत्रिमंडल होती है वहां, तो पहले चरण में ही कल ही के कल 44 ले लेते हैं या कुछ शेष रह जाएंगे, क्योंकि संतुलन बनाना इस पर पहले बाद में आएंगे। पहले आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं कि अभी सरकार जो बनने जा रही है शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में, इनके सामने सरकार बनते ही 10-11 प्रमुख चुनौतियां आपके सरकार बनते ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि पिछले 40 साल से 25 साल कम्युनिस्ट का, 15 साल तृणमूल का, जनता ने जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी का परिचय दिया है कि 293 में से 207 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है, तो जनता की अपेक्षा भी मौजूदा सरकार से जो नई सरकार बनेगी उससे इसी स्तर पर होगी। और पश्चिम बंगाल में आपको याद होगा कि चाहे वो नंदीग्राम का आंदोलन रहा हो सेल को लेकर के या सिंगूर में औद्योगिक इकाई को स्थापित नहीं करने दिया गया, तो इन तमाम चीजों को लेकर के उसके बाद से देश की छोटे बड़े औद्योगिक घराने पश्चिम बंगाल की तरफ अपना रुख नहीं करते थे। और लिहाजा एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि बंगाल के बांग्लादेश के घुसपैठियों को रोकना है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो पश्चिम बंगाल की है वो वहां के युवाओं के पलायन को रोकना है। क्योंकि आप देखेंगे देश भर का, चाहे राजधानी हो चाहे आप राज्यों की राजधानियां हो, आप देखेंगे तमाम होटलों में, तमाम दूसरे कार्यों में आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल के युवा कम पैसे में काम करते हैं, न्यूनतम मजदूरी पर काम करते हैं, न्यूनतम मजदूरी पर भी निचले राशि पर काम करते हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती, जो मैं 11 चुनौतियों की बात कर रहा हूँ जो शुभेंदु सरकार के लिए होगी, उसमें सबसे बड़ा है उनका कानून व्यवस्था और राजनीतिक भूमिका। क्योंकि पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा कि कल ही इस तरह से शुभेंदु अधिकारी के निजी सचिव की हत्या होती है, निर्मम हत्या होती है, तो ये केवल एक वानगी मात्र है। और इससे पहले भी आपने दृश्य देखा होगा वहां का। तो मौजूदा स्थिति जो मौजूदा सरकार के सामने है, एक कानून व्यवस्था की स्थिति और खास करके राजनीतिक हिंसा रोकने की जो स्थिति होगी, वो सबसे बड़ी चुनौती है इनके सामने। और इस बात का इशारा या संकेत कह लीजिए शुरुआती दौर से ही की सरकार गठन के पहले ही से ही बंगाल के लोगों को देखने को मिल रही है। 9 जिले ऐसे हैं पश्चिम बंगाल के जहां पर कि तृणमूल का खाता भी नहीं खुल सका है। और इस बात की चर्चा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अपने उद्बोधन में बता रहे थे। अब ये जो जिले हैं वो उस जिले की प्रकृति क्या है, उस जिले के लोगों ने 100% क्यों बीजेपी को वोट दिया, क्यों आखिर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अगर काम किया है तो जरूर कहीं न कहीं वहाँ के मतदाताओं में जो वहाँ के रहवासी हैं, निवासी हैं, उनके साथ किस न किस तरह की व्यवस्था
बनी होगी कि वो एक तरह से कह लीजिए कि 100% मतदान या उम्मीदवार जीत करके अगर कोई जाता है और मार्जिन देखिए वहां पर 20,000, 22,000 या 18,000 से कम के मार्जिन पर जीत हार नहीं हुई है, इसका मतलब कि लोगों में ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के प्रति कहीं ना कहीं विरोध था। अब जितना हम आपको सहयोग करते हैं, सामान्य तौर पर भी ये देखा जाता है, अपेक्षा भी हम उतनी ही आपसे पालते हैं। अब जो कानून व्यवस्था और जो राजनीतिक हिंसा एक चुनौती है वो अलग बात है। रोजगार और उद्योग पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा कि पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। नतीजा क्या हुआ कि वहां के जो संपन्न लोग हैं उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर नौकरी कर रहे हैं या बाहर ही व्यवसाय कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में वो व्यवसाय भी इतना नहीं कर रहे हैं, ये सत्य बात है। और उदाहरण के लिए आप अपने शुद्ध शहर लखनऊ को देख सकते हैं, इलाहाबाद को देख सकते हैं, दिल्ली को देख सकते हैं, पड़ोसी राज्य पर बिहार और झारखंड में देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल से लोग आकर के अपना कारोबार कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को या बड़े औद्योगिक घराने जो है, अभी आपने देखा होगा कि सिंगूर में टाटा का नैनो का प्लांट नहीं लग सका था। बिल्कुल, कई औद्योगिक घराने जो है वहां से बंगाल से बैक हो चुके थे या जाना नहीं चाहते थे ममता बनर्जी के रहते हुए। अब एक उम्मीद जगी है, लेकिन अब वैसा औद्योगिक घराने पश्चिम बंगाल की तरफ रुख करे, ऐसा माहौल पश्चिम बंगाल में बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, और यही बात मधुर जी अमित शाह ने भी कही है कि वो भय का माहौल, वो ब्यूरोक्रेट्स का जो राजनीतिक करने वाला राजनीतिकरण होना, उसका अपराधीकरण होना, वो चीजें, और जिस तरह से आपने बिल्कुल कहा टाटा का प्लांट हटना, तमाम जो चीजों का बाहर जाना, पलायन रुकना एक बड़ी चुनौती होगी। हम जरा प्रदीप विश्वकर्मा जी के पास चलते हैं, हमारे नेशनल एडिटर हैं। प्रदीप जी, जिस तरह से मधुर जी अपनी बात कह रहे हैं तो बिल्कुल भाई, और कहीं ना कहीं ये 5 साल बीजेपी के लिए बहुत जरूरी भी हैं, क्योंकि बंगाल की छवि को पूरी तरह से, उसके इतिहास को वापस लाने का, जो उसका प्रसिद्ध इतिहास रहा है बंगाल जिसलिए प्रसिद्ध रहा है पूरे देश में, वो वापस लाने की बात अमित शाह ने करी है। और कहीं ना कहीं विकास की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो है, रोजगार की बात जो है, उससे पीछे रहा है बंगाल, उसको बदलने की बात कही है। वही बात मधुर जी कह रहे थे, आप इसको कैसे कहेंगे? नहीं, मेरा मानना थोड़ा अलग है। मधुर जी एकदम सीधी बात करें, लेकिन हम जरा पर्दे के पीछे की बात कर ले। देखिए, हम आगे इस पर बात करें, चर्चा करें, लेकिन उससे पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है। जो अमित शाह कह रहे थे कि 8 प्रस्ताव आए थे और एक भी विरोध में प्रस्ताव नहीं आया। इसको अनुशासन कहें या पार्टी की कमांड कहें, पार्टी का कमांड है। हम ये कह सकते हैं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऊपर अगर अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बात कह दी, उसके वो पत्थर की लकीर होती है, उसके इतर कुछ भी नहीं होता। इशारा साफ था, शुभेंदु अधिकारी बनेंगे, और इसलिए 8 जो प्रस्ताव आए, वो 8 प्रस्ताव शुभेंदु अधिकारी के लिए आए और एक भी प्रस्ताव विरोध में नहीं पड़ा। एक बात की। दूसरी बात, हम ये जो जीत के चेहरे दिखा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ये जीत के चेहरे हैं, अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो चेहरे सामने दिखाई देते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे जिन्होंने काम किया, वो 2 नाम बहुत ही मौजूद है। एक है संगठन महामंत्री सुनील। आपको याद होगा कि 2014 में जब उत्तर प्रदेश में पहली बार ये टीम आई थी, अमित शाह पहली बार आए थे, उस समय भी इन दोनों लोगों को यूपी में लाया गया था, भूपेंद्र यादव और बंसल जी, सुनील बंसल संगठन के मास्टर आदमी है। एक एक चीज, एक एक पॉइंट उनकी टिप्स पर रहता है, और वो आर्किटेक्ट है जीत के। भूपेंद्र यादव भी आर्किटेक्ट है जीत के, जो पर्दे के पीछे रह करके काम कर रहे हैं। तो ये एक पूरी टीम वर्क था जिसने इतनी बड़ी जीत दिलाई है। और अब बड़ी बात यह है, देखिए, बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, इन मुद्दों का अब कोई मतलब रह नहीं गया। असली मुद्दा यह है कि वेस्ट बंगाल में सनातन कराह रहा था, अब सनातन खुल करके सांस ले रहा है। बिल्कुल, मंदिर खुल गए हैं, मंदिरों के कपाट लगातार खुल रहे हैं, लोग मंदिर जा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। धार्मिक स्वतंत्रता तो आपको तुरंत मिल गई है, जो आपको परेशान कर रही थी और लंबे समय से आपको ये करने नहीं दे रहा था, उसकी स्वतंत्रता आपको तुरंत मिल गई है। अब बात करें कि महंगाई की। प्रदीप जी, आता हूं मैं आपकी तरफ, आखिरी समय कम है, जरा आखिरी सवाल ले लेते हैं मधुर जी से। एक बात और कहूंगा कुलभूषण, एक बात और है, जहां तक इन्वेस्टमेंट लाने की बात है, वो जरूर पूरा होगा, क्योंकि अडानी यहाँ पर आना चाह रहे थे, अडानी को आने नहीं दिया गया, ममता बनर्जी से उनकी खटपट चल रही थी। अब
ये राज्य उनके पास में है। अडानी जी और इसका इशारा अमित शाह ने कह दिया था कि अब ऊपर भी कमल खिला है, नीचे भी कमल खिला है। ये इशारा जो है अमित शाह का साफ कह दिया था कि पहले दीदी आने नहीं दे रही थी, अब जो है विकास कार्य जो है वो देखने को मिलेगा। मधुर जी, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि टीएमसी और लेफ्ट को भय शासन वाली युक्ति में डाला और खासतौर से कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी पर साफ तौर पर निशाना साधा कि चुनाव में गड़बड़ी की जो बात है, कीचड़ उछालने की बात कहते हैं, लेकिन कई राज्य हैं जहां बरसों से कांग्रेस की सरकार नहीं आई है। बड़ा निशाना कांग्रेस को भी लेके साधा और विपक्षी अन्य पार्टियों को भी। क्या कहेंगे आप? जी देखिए, जिस तरह से उन्होंने बताया अमित शाह ने कि कई राज्यों में वर्षों तक सरकारें नहीं आई और 14 से हम आए। हालांकि इससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में उनकी सरकार 2 बार देश में बन चुकी है, 14 से पहले भी है। लेकिन अस्थायी सरकार कह लीजिए कि पिछली बार ये सरकार बीजेपी की जो बनी है 14 के बाद से, तो उनका ये कहना कह लीजिए कि प्रत्युत्तर एक जवाब देना राहुल गांधी के सवालों का कि वोट चोरी हो रही है, ईवीएम में टेंपरिंग किया जा रहा है और ऐसे किया जा रहा है, तो वो एक राजनीतिक सवाल जो जनता के बीच राहुल गांधी रखते थे और इस मंच से उन्होंने उसका काउंटर किया है अमित शाह ने। और इसके राजनीतिक मायने क्या हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अब तो चुनाव का परिणाम आ गया, वो सरकार बनाने जा रहे हैं। देखो, क्योंकि बिल्कुल आपने सही कहा कि आज के इस मंच से अमित शाह ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। अब जो है जीत के बाद जिम्मेदारी की बात भी सामने आती है और उन्होंने इसको बखूबी से याद भी दिलाया और कहा भी है। फिलहाल समय पर नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका जुड़ने के लिए और मधुर जी आपका भी जुड़ने के लिए और तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए।